हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो पेपर का सोल्यूशन होगा आपका, ये जो यूपी ट्रिपल एससी का जो कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट का पेपर है, जो कि 19 जनवरी 2025 को जो है ये पेपर हुआ है। इसके बाद आपका जो पेपर होगा जूनियर असिस्टेंट का 5512 वाली पोस्टें हैं, फिर 2700 जो कि बढ़कर के 3300 समथिंग हो गई है। तो इन दोनों का जो पेपर होगा, जो कि 5 भागों में डिवाइड किए गए हैं, जहां पर आपको हिंदी से जो है वो 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तर्क शक्ति परीक्षण इन सामान्य जो बुद्धि परीक्षण है रीजनिंग से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सामान्य जानकारी और करंट अफेयर्स से जो टोटल प्रश्न आएंगे वो 20 प्रश्न होंगे, GK वाले करंट अफेयर्स। और आपका जो बेसिक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से आपसे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितना? 15 प्रश्न। और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जो विशेष जानकारी है 20 प्रश्न पूछे जाने हैं, जो अपकमिंग आपका जूनियर असिस्टेंट का पेपर होगा। तो यहाँ पर जो है हिंदी से आप देखेंगे 30 प्रश्न है ना। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो हिंदी का यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद आपका GK GS का है और UP GK का है। यहाँ से आपका 30, 20, 50 और 20, 70 प्रश्न यहाँ से बनेंगे। 15 प्रश्न रीजनिंग का और 15 प्रश्न जो है वो कंप्यूटर से होगा। तो टोटल 100 प्रश्न होंगे। और नेगेटिव मार्किंग जो है आपका 1/4 है। यानी यदि आप 5 प्रश्न करते हैं जिसमें से 4 सही होता है, या मान लीजिए 4 गलत होते हैं और 1 सही होता है, तो आपका नंबर हो जाएगा, ये 4 का हो जाएगा -1 और 1 का माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 टोटल कट करके। यानी 4 प्रश्न गलत होने पर 1 नंबर आपका घट जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं 2021 पेट पर आधारित जो 62 पोस्टें रहीं, जो कि घटकर बाद में 54 पोस्टें हो गई। तो 2021 पर आधारित पेट पर यह वैकेंसी थी। 2022 का जूनियर असिस्टेंट का 19 जनवरी को पेपर हुआ है। यहाँ पर हिंदी से जो है 30 प्रश्न देखने को मिले, 30 प्रश्न पूछा गया। इसके बाद आपका रीजनिंग का जो है वो 25 प्रश्न लग देखने को मिले। GK GS करंट के लगभग जो है आपको देखने को मिल गए 27 प्रश्न, और यूपी से संबंधित GK और थोड़ा 2-3 करंट अफेयर्स, तो टोटल जो है 18 प्रश्न लगभग। तो इस तरह टोटल जो है वो 100 प्रश्न पूछे गए थे। तो यूपी ट्रिपल एससी में जो पेपर अब आपके हो रहे हैं, वहाँ पर आपको जो है प्रश्न जो है कि साथ 5 विकल्प देखने को मिलेंगे। अब कितने? 5 विकल्प। तो ABCD हुआ करता था, अब D भी देने लगे, जहाँ पर आपसे ऑप्शन में डाल देते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रीवियस पेपर को देखते हुए आपको पता होना चाहिए जो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। 100 में से वो 4 से मैक्सिमम 3-4 प्रश्न जो है वो देखने को मिलते हैं, जिसका आंसर क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं होता है ना। तो ये एनालिसिस का पार्ट है। तो जूनियर असिस्टेंट के लिए PIQ सीरीज़ में हम लोग जो है जो लेटेस्ट पेपर हुआ है 2025 19 जनवरी में को, इसी से संबंधित हम देखेंगे और आपको मालूम चलेगा कि आयोग के द्वारा जो है अब किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसी पैटर्न पर प्रश्न आपके आने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 के लिए। तो प्रैक्टिस की पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो है PYQ के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी करते चलेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। और जो PIQ का सीरीज है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना यूजफुल ये वीडियो होगा। और ऐसे ही जो है PIQ प्लस प्रैक्टिस सेट हम लोग करते चलेंगे। तो आइए 19 जनवरी को जो पेपर हुआ, आइए हम लोग देखते चलेंगे पूरा। पहला प्रश्न है कि कृति नहीं पढ़ी। कौन नहीं पढ़ा? कृति नहीं पढ़ी। वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो जिन वाक्यों में क्रिया यहाँ पर क्या है? पढ़ना है क्रिया। तो क्रिया का जो संबंध है, सीधा संबंध किससे हो रहा है? कर्ता से। कर्ता कौन है? कृति है। तो कृति नहीं पढ़ी। तो जिन वाक्यों में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है और क्रिया का जो रूप है वो कर्ता के अनुसार बदलता रहता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वाक्य में जो है वो कर्ता की प्रधानता होती है, तो वाच्य कौन सा होगा? कर्तृवाच्य होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट आंसर बनेगा। तो जिसका भी पेपर रहा उसने D लगाया है। तो ये पेपर जो है टेलीग्राम पर वायरल है, वहीं से लिया गया पेपर है ये। तो यहाँ पर जो लगे हैं इनको आपको आंसर नहीं मानना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है आपको सोल्यूशन कराया जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हृदय में संचित रति आदि स्थायी भावों का जो कार्य है मन और वचन की चेष्टा के रूप में प्रकट होना क्या कहलाता है? हृदय में संचित रति आदि स्थायी भावों का कार्य मन और वचन की चेष्टा के रूप में प्रकट होना क्या कहलाता है?
अनुभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुभाव। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बनेगा। अनुभाव अर्थात मन के भावों को व्यक्त करने वाली जो शारीरिक चेष्टाएं हैं क्या कहलाती हैं? अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव के जो है वो 4 भेद देखने को मिलते हैं। कितने? 4 भेद हैं। पहला होता है आपका आंगिक, यानी जो कायिक होगा, आंगिक होगा, आंगिक। दूसरा भाव देखेंगे भेद अनुभाव के, तो हो जाएगा आहार्य होता है, आहार्य। तीसरा जो होगा वो वाचिक होगा। क्या होगा? वाचिक। चौथा हो जाएगा आपका मानसिक, यानी कि सात्विक। क्या होगा? सात्विक। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से पर्यायवाची जो शब्द है वो कौन सा, यानी एक का होगा। जैसे कि हुतासन दिया है और अनल दिया है, तो आग पावक अनल हुतासन दहन कृषाणु किसका होता है? अग्नि का। ऑप्शन यहाँ पर आपका ही राइट आंसर बनेगा। तो यदि आप ये कन्फर्म है तो आपका आंसर यही हो जाएगा, बाकी कुछ होगा नहीं तो ऐसे भी एलिमिनेट कर लेंगे। ओक एक प्रकार का वृक्ष है, तो यहाँ पर दहन दिया है, तो दहन भी क्या है? आग का ही है। पुरंदर जो है इंद्र का होता है, और इंदिवर जो है ये कमल का पर्यायवाची होता है ना। हेरम्ब, हेरम्ब तो आपका गणेश का है, और कंसारी यानी कंस के शत्रु यानी कृष्ण का होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। साहित्य दर्पण की रचनाकार कौन है? साहित्य दर्पण के होंगे विश्वनाथ आचार्य। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कौतुकार्थ। कौतुकार्थ अनुपयुक्त वचन या विकृत रूप रचना से आह्लाद युक्त मनोविकार हो तब कौन सा रस होता है? कौन सा रस होगा? हास्य रस। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर होगा। और हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? हास्य होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है? महादेवी वर्मा जी की रचनाओं से पूछा गया था, कौन सा नहीं होगा? सांध्य गीत है, गीत पर्व है, आत्मिका है, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है शोकोच्छ्वास। ऑप्शन यहाँ पर आपका भी राइट आंसर बनेगा, यह नहीं है। तो है किसकी? यह है जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की। ठीक है। तो महादेवी वर्मा को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है 1982 में। कब? 1982 में। इनकी अन्य रचनाएं जैसे कि रश्मि है, नीरजा है, दीपशिखा है, यामा है ना, निहार होता है, इनके अलावा ये सब है। अगला प्रश्न है आपका जहां उपमेय या प्रस्तुत की उत्कृष्ट उपमान या अप्रस्तुत के रूप संभावना या कल्पना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? कौन सा अलंकार होगा? यहां पर आपका राइट आंसर बनेगा उत्प्रेक्षा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान आप पढ़ते हो, जैसे कि जनु जानो है ना, मनु मानो, मनहु मानो है ना, जान जानो, ये सब है। तो रस है, छंद अलंकार है, ये सब आप पढ़िए अच्छे से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तो इन सभी विकल्पों में पूर्ण रूप से सभी जो शब्द हैं वो तत्सम नहीं है किसी में भी। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर जो है वो ई होगा। तो यहाँ पर पहला जो दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं, आपको एक उत्तर मिला है इसका। तो ऑप्शन यहाँ पर ई सही जवाब है। अगला प्रश्न है बिहारी की रचना है सतसई। सतसई में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? सतसई में, तो सतसई में जो है ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर है। जो सतसई है एक तरह का जो है मुक्तक काव्य है, जहाँ पर आपको 719 जो है वो छंद देखने को मिलते हैं टोटल। इसमें जो नीति हो गया, भक्ति है, श्रृंगार है, इनसे संबंधित जो है वो दोहे दिए गए हैं सतसई में। तो ये बिहारी की है। अगला प्रश्न है कारक सूचित करने के लिए, कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो यहाँ पर होगा आपका, यानी संज्ञा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं कारक सूचित करने के लिए, क्या? कारक सूचित करने के लिए, तो उन्हें कहा जाता है विभक्ति। क्या कहा जाता है? विभक्ति। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। विभक्ति जो है वो व्याकरण के नियमों पर आधारित जो शब्द है, तो जो शब्द होते हैं उनके रूप में परिवर्तन को दर्शाती है। अगला दिया गया है कि किस विद्वान के अनुसार तक, भर, मात्र, वैसा, सा, आजकल, परसों आदि अव्यय नहीं है क्योंकि इनके आगे कारक की विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो यह जो है किस विद्वान के अनुसार है, तो यह बात जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार तक है, भर है, मात्र, वैसा,
सा, आज, कल, परसों आदि जो है वो अव्यय नहीं है, क्योंकि इनके आगे कारक की विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी दिए नहीं, तो राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन आपका ई राइट आंसर बनेगा। तो अव्यय नहीं है। तो अव्यय क्या होते हैं, यानी जो शब्दों जो होते हैं, जिन शब्दों में लिंग है, वचन, कारक, पुरुष, काल वगैरह के कारण कोई बदलाव नहीं होता, तो उन्हें क्या कहोगे आप? अव्यय कहते हो। और अव्यय जो होते हैं वो अपने मूल रूप में ही रहते हैं हर स्थिति में। उदाहरण के तौर पर कब, क्यों, वाह, लेकिन, है ना, ये सब अगर दिए गए हैं तो इनके अनुसार जो है वो कोई चेंज नहीं होगा। अगला दिया है इच्छु का तद्भव शब्द है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ईख। तो ईख जो है वो तद्भव है, जिसका तत्थम है इच्छु। ऑप्शन यहाँ पर भी राइट आंसर बनेगा। अगला है फूले काश सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इन पंक्ति में आपको बताना है कौन सा अलंकार है। फूले काश सकल मही छाई, यानी जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। रीतिकाल किसने कहा? रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल का है। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? कलाकाल, तो कलाकाल जो कहा है वो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल है। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? अलंकृत काल, अलंकृत काल किसने कहा है? तो अलंकृत जो काल कहा है वो मिश्र बंधु ने। किसने? मिश्र बंधु ने। तो मिश्र बंधु ने अलंकृत काल की संज्ञा दी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने रीतिकाल को कलाकाल, और रीतिकाल जो दिया वो रामचंद्र शुक्ल ने। और रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो यहाँ पर रमाशंकर शुक्ल भी दिए थे, तो रमाशंकर शुक्ल जो है वो श्रृंगार काल की संज्ञा नहीं दी। किसने दी? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और रमाशंकर शुक्ल ने किसकी दी थी? कलाकाल की, कलाकाल की। अगला प्रश्न है उन्मादिनी किसकी रचना है? उन्मादिनी किसकी रचना है? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा सुभद्रा कुमारी चौहान का। ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो अन्य पुस्तकें जो कि अक्सर पूछी जाती भी है, मुकुल है, त्रिधारा है, बिखरे मोती हो गया, वीरों का कैसा हो बसंत, कई बार है ना, तो वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान का है। और ये जो उन्मादिनी है ये 1934 में जो है वो प्रकाशित हुई थी, 1934 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुसुम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो कुसुम शब्द का पर्यायवाची कंदर्प होता है ना, मनसिज होता है, मनसिजा दिया तो मनसिज होगा आपका। इसके अलावा आपका पंचसर होगा, पुष्पधन्वा है, मनोज है, ये सब होंगी कुसुम। यहाँ पर दिया है देव नदी, देव नदी नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है वो बी राइट आंसर बनेगा। कौन सा? बी है किसका? ये गंगा का पर्यायवाची। देव नदी देवताओं की नदी, किसको? गंगा। अगला है दोस्तों रचना पूछा गया है रामाज्ञा प्रश्न है। रामाज्ञा प्रश्न किसने लिखी है? तो रामाज्ञा प्रश्न जो है वो तुलसीदास की ही रचना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ही राइट आंसर बनेगा। किसकी है? तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास की अन्य रचनाएं है ना प्रचलित, जैसे रामचरितमानस हो गया, राम लला नहछू है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये सब तुलसीदास की रचनाएं हैं। अगला है कि भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में भावों की जो संज्ञा है वो कितनी कही है? भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या कितनी बताई है? तो भावों की जो संख्या है वह होती है कितनी? 49 है। कितनी? 49 है। तो 49 ऑप्शन में है नहीं, तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन 49 में 33 जो है वह संचारी या व्यभिचारी भाव की है, जबकि 8 जो बचेंगे है ना, तो 16 में 8 जो जाता है वो सात्विक, और जो 8 8 16 और 33 49, तो 8 और बचेंगी, तो 8 जो होती हैं वो स्थायी भाव की होंगी। स्थायी भाव, स्थायी भाव है सात्विक यानी मानसिक वाला, तो सात्विक भाव हो गया। और 33 जो है वो किस भाव की होंगी? व्यभिचारी या संचारी भाव की। तो 49 ऑप्शन में है नहीं, तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ई। भावों की टोटल संख्या पूछा है, तो 33 तो संचारी है
है ना, 8 सात्विक हैं और 8 ही जो है वो स्थायी भाव है। अगला है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। तो माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1955 में। कब? 1955 में मिला था, हिम तरंगिनी के लिए। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बनेगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1954 में। कब? 1954 में, 12 मार्च को। और यह जो पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार, यह भारत की 24 भाषाओं में प्रदान की जाती है। कितनी? 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कारक पूछा गया विभक्ति, वाक्य में अधिकरण कारक है ना, तो ये आपको याद होना चाहिए, कर्ता ने कर्म को कारण से अधिकरण के लिए। तो यहाँ पर पुस्तकें मेज पर रखी हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बनेगा। अधिकरण कारक है, तो जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण की जो विभक्ति है में होती है, में हो गया है ना, पर अगर आ रहा है तो पुस्तकें मेज पर रखी है। अगला प्रश्न है कि जहां दो वस्तुओं में विभिन्नता रहते हुए भी उनके रूप, रंग, गुण, स्वभाव आदि की समता की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? दो वस्तुओं में विभिन्नता रहते हुए भी उनके रूप, रंग, गुण, स्वभाव आदि की समता की जाए वहां पर कौन सा अलंकार होगा? राइट आंसर होगा उपमा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब है। तो उपमेय की जो तुलना है वो उपमान से की जाती है, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को पहचाना कैसे जाता है? तो इसके लिए वाचक जो शब्द जैसे कि सा है ना, इसके साथ सरिस, सदृश, समतुल्य है ना, जिम जैसा की तरह जो समान इत्यादि ये शब्द होते हैं। अगला है शिवा बावनी की रचनाकार कौन है? शिवा बावनी की रचनाकार हैं, कौन है? तो रीतिकाल के प्रमुख कवि भूषण हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बनेगा। भूषण की अन्य रचनाएं जैसे कि दशक है, दशक है ना, शिवराज, शिवराज हो गया। इसके अलावा छत्रसाल अगर पूछा जाता है, क्या छत्रसाल, तो छत्रसाल भी किसकी है? भूषण की है, और शिवा बावनी है भूषण की। अगला प्रश्न पूछा गया है पर्णकुटी का विग्रह होगा। पर्णकुटी का विग्रह तो समास विग्रह। तो यहाँ पर जो है पर्णकुटी यानी पर्ण से बनी हुई क्या? कुटी। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये राइट आंसर बनेगा। और यहाँ पर कौन सा समास है? तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष में कौन सा? पर्ण से बनी है ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो कर्ण तत्पुरुष समास है यहाँ पर। और तत्पुरुष आप जानते हो जिसमें कि उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है आपका। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने प्रविशेषण को अंतर्विशेषण कहा है? तो प्रविशेषण को अंतर्विशेषण जो कहा है वो कामता प्रसाद गुरु ने। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर बनेगा। प्रविशेषण है ना, यानी प्रविशेषण यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बताए वह विशेषण, और विशेषण की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है वह प्रविशेषण होता है। और प्रविशेषण को ही कामता प्रसाद गुरु ने जो है अंतर्विशेषण की संज्ञा दी, कहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छंद के कुल कितने अंग हैं? छंद के कुल कितने अंग हैं? तो छंद के कुल जो अंग हैं वो 8 हैं। कितने हैं दोस्त? 8। कितने हैं टोटल? 8 हैं। तो जैसे कि पहला होता है आपका पाद, क्या हो गया? पाद है। दूसरा छंद का जो प्रकार, छंद का जो अंग होगा वो हो गया संख्या, संख्या और क्रम होता है, संख्या और क्रम हो गया। छंद का जो तीसरा अंग होगा वो होगा गण। चौथा जो अंग होगा वो होगा गति। पांचवा जो अंग होगा मात्रा वर्ण हो गया, मात्रा वर्ण है। लघु गुरु आ जाते हैं, लघु हो गया, गुरु हो गया, ये भी देखते हो छंद में। यति होता है और तुक होता है। तो ये टोटल है 8 हैं। कितने? 8। 5, 6, 7, 8, टोटल कितने? 8। तो पाद हुआ, फिर मात्रा वर्ण हो गया, संख्या क्रम देखो, लघु और गुरु देखो, गण है, यति है, गति है, तुक है। तो टोटल 8 जो है वो अंग है छंद के। कितने? 8। तो 8 ऑप्शन में है नहीं, 9, 10, 11, 13 दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, बिंब विधान के लेखक हैं। तो बिंब विधान के लेखक कौन? राइट आंसर यहाँ पर बनेगा
केदारनाथ सिंह। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आधुनिक हिंदी कविता बिंबिधान के लेखक केदारनाथ सिंह हैं। बिंबिधान जो है एक तरह की साहित्य की एक तकनीक होती है और इसका इस्तेमाल किसी विषय को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। भाषा में देखो बिंब के जो है 4 प्रकार हैं। जैसे बिंब है ना, तो बिंब का मतलब हो गया दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब। तो ये 4 प्रकार के बिंब होंगे भाषा में, दृश्य, श्रव्य, विचार और भाव। अगला प्रश्न है सैयद इब्राहिम किसका वास्तविक नाम है? सैयद इब्राहिम किसका वास्तविक नाम है? राइट आंसर यहाँ पर होगा रस खान का वास्तविक नाम। ऑप्शन ई सही जवाब है ना। रस खान की जो रचनाएं पूछी जाने सकती हैं जैसे कि दान लीला है, रस खान कौन? सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, ये सभी हैं किसकी? तो प्रेम वाटिका, सुजान रस खान, दान लीला, ये सभी किसकी हैं? रस खान की। और रस खान का वास्तविक नाम क्या? सैयद इब्राहिम। अगला है छंद की प्रथम चर्चा किसमें हुई थी? यहाँ पर पूछा है छंद की जो प्रथम चर्चा है वह किसमें हुई थी? तो छंद की प्रथम चर्चा आप एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ते हो, दैट इज ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। तो छंद की सबसे पहले जो चर्चा है वो ऋग्वेद में हुई। हिंदी साहित्य के अनुसार अक्षर क्या? अक्षर, संख्या, गणना, मात्रा, यति, गति से संबंधित है ना, ये रचना जो है इनके आधार पर जो की जाती है वो छंद होंगे। वो छंद के 8 अंग आप वही पढ़े। आगे देखते हैं तो यहाँ पर ऋग्वेद होगा। पहली चर्चा सबसे पहले कहाँ? ऋग्वेद में मिलती है। अहेर का तत्सम पूछा गया है और अहेर शब्द का जो तत्सम है वो होगा आखीट। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किसी भाषा की मूल शब्द को क्या कहते हैं? कोई भाषा है उसका मूल शब्द क्या होगा? तो किसी भाषा के मूल शब्द को कहते हैं तत्सम। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर होगा। तो तत्सम शब्द क्या है? किसी भाषा का मूल शब्द ही तत्सम होता है। तत्सम शब्द वह होते हैं जो सीधा सीधा संस्कृत से लेकर प्रयोग में जो है वो किए जा रहे हैं, तो मूल शब्द हुए। तो इस तरह जो 30 प्रश्न पूछे गए थे हिंदी से आपने पूरा कंप्लीट किया। आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं मैथ का पहला प्रश्न, यानी जो आपका रीजनिंग पूछा जाना है। अपकमिंग आपका जो रीजनिंग का होगा वो 15 प्रश्न रीजनिंग का और 15 कंप्यूटर का होगा। और 20 जो है जीएस यानी जीके हो जाएगा, उसी करंट, और आपका 20 यूपी का हो जाएगा और 30 हिंदी का ही रहेगा। देखिए पूछा गया कि एक परिवार में श्री प्रकाश की पत्नी और उनके 2 विवाहित भाई हैं। तो एक तो यहाँ पर प्रकाश हो गए है ना। सदस्य कितने होंगे? टोटल सदस्य आपको देखना है। तो प्रकाश हो गए एक सदस्य और प्रकाश की पत्नी हो गई। परिवार में कितने सदस्य? तो प्रकाश और प्रकाश की पत्नी है ना, पत्नी हो गई। ये कितने लोग हो गए? 2। और उनके 2 विवाहित भाई, तो इनके 2 भाई हो जाएंगे। कितने? 2 भाई हैं। और इनकी जो भाभी होंगे तो इनकी एक एक बीवियाँ भी होंगी, पत्नियाँ। तो यहाँ पर 2 पत्नी हो जाएंगी। 2 भाई की 2 पत्नी हो गई, एक एक है ना। और जो इनकी पत्नियाँ हैं इनके जो है एक एक बच्चे भी हैं, एक एक क्या है? बच्चे भी हैं। तो टोटल सदस्य कितने होंगे? और यहाँ पर लिखा है और दूसरे के कोई संतान नहीं है। तो जिनमें से एक के 2 बच्चे होंगे तो वही सिंपल सी बात, 2 हो जाएंगे बच्चे। तो यहाँ पर काउंट कर लो 2, तो 2 + 2 + 2 + 2 यानी 8 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर सर्वथा भिन्न आपको चुनना है, यानी कि जो इनमें से ऑड हो आपको बताना है। वर्ग दिया हुआ है, गोला है, आयत है और आपका वृत्त है। तो यहाँ पर वर्ग हो गया आपका, आयत हो गया और ये वृत्त हो गया। ये 2D में आ जाते हैं आपके, वर्ग है, आयत है, वृत्त है, यानी जो द्विविमीय ज्यामितीय आकृतियाँ हैं उनमें आएगा। 3D में आपका जो है गोला आ जाता है ना, यानी त्रिविमीय जो ज्यामितीय आकृति है, तो ये गोला हो जाएगा भिन्न। तो यही राइट आंसर आपका बन जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है। अगला प्रश्न नंबर है 33। 33 नंबर प्रश्न पूछा क्या गया है, आइए देखते। लिखा है कि सुमित बिंदु ए से, मान लीजिए ये बिंदु ए है, यहाँ से पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है। ए बिंदु है, यहाँ से जो है चलते हैं कितना? 20 मीटर पूर्व की ओर। 20 मीटर ले लो आप, पूर्व की ओर चलते हैं। फिर जो है दक्षिण पश्चिम दिशा में, यानी यहाँ से ठीक 45 डिग्री पर चलेंगे। दक्षिण पश्चिम दिशा में 20 मीटर चलते हैं, चलने दो 20 मीटर। ये आपका 20 मीटर हुआ। और ये कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री पर, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं? फिर उत्तर पश्चिम दिशा में 20 मीटर चलता है।
फिर ये चल रहे हैं इधर को 20 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में। तो एक्चुअल जो ऐसा आकार बनेगा वो बनेगा आपका ऐसे हो जाएगा, ऐसे ले लीजिए, है ना। तो 20 मीटर ये है, 20 मीटर ये है, फिर यहाँ से उत्तर पश्चिम दिशा में 20 मीटर, उत्तर पश्चिम दिशा में 20 मीटर, और ये बिंदु ए रहा है, और बिंदु वी पर पहुंचता, यानी ये बिंदु जो है वो बी है जहां पर ये पहुंच रहे हैं। तो ए और बी के बीच की दूरी आपको निकालना है, यानी कि जो ये दूरी है आपकी, इसको आपको निकालना है ना। कौन सी? ये वाली दूरी, ये जो दूरी है इसको आपको काउंट करना है, बताना है, ठीक है। तो ये दूरी होगी कितनी, निकालोगे कैसे? अब यहाँ पर 45 डिग्री हो गया, ये आपका कितना डिग्री होगा? ये जो आपका बनेगा ये 90 डिग्री पे बन रहा है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये 45 डिग्री होगा आपका, है ना। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री यहाँ पर है ये आपका, तो ये आपका जो 90 डिग्री ये वाला जो है वो कर्ण बन जाएगा, ये वाला आधार है आपका। तो इस तरह यहाँ पर जो है लंबा लंब ले लो आप, ठीक है। तो जो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है ना, इसमें भुजा देखेंगे आप, इसको यहाँ पर आप मान लीजिए ए बी, यहाँ सी ले लीजिए, यहाँ डी ले लीजिए। अब यहाँ पर आप देखोगे टोटल जो बी सी बराबर कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो बी सी स्क्वायर बराबर हो जाता है डी सी और बी डी, है ना। बी सी स्क्वायर बराबर होगा, ये हो जाएगा आपका डी सी, यानी बी डी लिख लो, बी डी और सी डी, बी डी प्लस बी डी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर। तो इसकी आपको निकालना है भाई, ये दूरी आप पूरा निकाल लोगे, यहाँ से यहाँ तक की आप दूरी निकाल लोगे, इसमें से आप 20 माइनस कर दोगे, जो दूरी आएगी 20 माइनस कर दोगे, वही आपकी जो है वो ए बी की दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की निकल आएगी। तो आप पहले बी सी काउंट कर लो, उसमें 20 माइनस कर देना। तो बी सी बराबर कितना होगा? बी डी का स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस फिर ये भी 20 का स्क्वायर होगा, ये बराबर कितना होगा? 400 प्लस 400 यानी 800 हो जाएगा। बी सी स्क्वायर बराबर 800 है, बी सी स्क्वायर बराबर 800, और बी सी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट जो है ले लोगे 800, इसको आप लिख सकते हो, यानी 2 दूनाई 4 दूनाई 8, 2 चौक 8 हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर ले लो गुणे 10 का स्क्वायर। तो स्क्वायर वाले आ जाएंगे बाहर, यानी बीच में बचेगा अंडर रूट 2, 10 बाहर आ जाएगा और 2 आ जाएगा, यानी 10 दूनाई 20 होगा। तो 20 रूट 2 आएगा बी सी बराबर। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई? 20 रूट 2। अब 20 रूट 2 आ गया, यहाँ से 20 माइनस कर दोगे तो आपका ए बी का दूरी आ जाएगा। तो 20 रूट 2 माइनस 20, तो यहाँ पर 20 कॉमन ले लोगे और अंदर ब्रैकेट में हो जाएगा रूट 2 माइनस 1, और यहीं पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा यहाँ पर, ठीक है। तो जिसने निकाला था 0 गलत, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न पूछा है 35 लीटर यानी मिश्रण का है। तो मिश्रण का सवाल है, 35 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में कितना मिश्रण है? 35 लीटर का है। इस 35 लीटर मिश्रण में दूध है, क्या है? दूध है और पानी है। दूध पानी का मिश्रण है। मान लो कोई आपका दूध वाला कैन ही 35 लीटर का है, उस 35 लीटर में जो उसमें दूध भी है और पानी भी है। रेशियो क्या है दूध और पानी का? 4:1 का है, यानी दूध का जो रेशियो है वो 4 है, तो पानी का जो रेशियो है 1 है। तो टोटल अगर 35 लीटर है तो टोटल रेशियो है कितना? 5 रेशियो है। तो 5 रेशियो, मान लीजिए आपका ही दूध का कैन है, उसमें आपको मालूम है कि यहाँ पर जो रेशियो है इसमें दूध और पानी कितना है, तो 4:1 का है। तो टोटल अनुपात कितना है? रेशियो 5। तो 5 रेशियो बराबर है कितना? 35 है। तो 1 रेशियो बराबर होगा कितना? 5 7 35, 7 होगा। तो इसी तरह यहाँ पर जो 35 लीटर है, इसमें अगर लीटर में निकालोगे 4 रेशियो को होगा, तो 1 रेशियो बराबर 7 है, तो 4 रेशियो बराबर यानी 28। अब आपके पास जो दूध का कैन है यहाँ पर जो है 28 लीटर एकदम प्योर दूध है, लेकिन आपको मालूम वहाँ पर जो है आप 1 रेशियो बराबर यानी 7 लीटर आप दूध भी मिलाए हो उसमें,
ये आपको मालूम चल गया कि 35 लीटर का कैन है दूध वाला, जहाँ पर प्योर शुद्ध दूध एकदम जो है वो आपका 28 लीटर और 7 लीटर पनिया भी है उसमें। अब आप और दिमाग लगा रहे हो कि लाओ और थोड़ा पानी बढ़ाएं इसमें। यदि मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए, अब आप क्या कह रहे हो कि 7 लीटर और पानी हम मिलाएंगे, अब इसको हम बेचेंगे पानी मिला के। तो 35 लीटर वाला जो कहना रहा है ना, उसमें 7 लीटर सोच रहे और पानी हम मिलाएंगे। अब यदि मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो 35 लीटर में 7 लीटर और मिला दोगे, हो जाएगा टोटल कितना, 42। तो यहाँ पर जो है दूध तो बढ़ा नहीं रहे हो, केवल पनिये तुम बढ़ा रहे हो, तो यहाँ पर पानी और जोड़ लो यहाँ, है ना। तो टोटल हो गया कितना, टोटल हो गया आपका 7 लीटर पानी पहले रहा, फिर पानी मिला दिया आप, टोटल हो गया 14 लीटर पानी। कितना, 14 लीटर पानी। 14 लीटर पानी इधर हो गया और दूध 28 से रहा है। दूध में तो कोई परिवर्तन कर नहीं रहे हो, अपना पानी ही तो बढ़ाते जा रहे हो, क्या और बेचेंगे हम पानी मिला के। तो 28 लीटर दूध हो गया, 14 लीटर पानी हो गया। तो परिणामी मिश्रण कितना बन गया, 28 लीटर दूध 14 लीटर पानी। अब इसका अनुपात क्या होगा, 28 इधर है 14 इधर है, तो एक इधर हो गया रेशियो, इधर हो गया कितना, तो काट दो, 14 एकम 14 दूना 28, 2:1 का मिश्रण आपका तैयार है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। तो यह है मिश्रण का खेल। आगे बढ़ते, दूध में पानी मिला मिला के बेच रहे हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न नंबर 35 एंड 6 है, जो कि आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। एक निश्चित कोड भाषा में कॉलम 1 कॉलम 2 दिया गया है। दिए गए वाक्यों के कोड कॉलम 2 में दिए गए हैं। प्रत्येक शब्द का एक विशिष्ट कोड है। इन कोडों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। प्रश्न नंबर 35 पूछा गया कि कौन सा यक्स ई के रूप में कोडित है। 35 में 36 में पूछा गया कि 36 में सेफ के लिए क्या कोड है। तो प्रश्न में आप यहाँ पर देखिए, कॉलम दिया गया है, कॉलम 2 है, तो यहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना है कि किसके लिए कौन सा यहाँ पर कोड दिया गया है। अब जैसे यहाँ पर ईट लिखा हुआ है, ईट है, यहाँ पर ईट है, यहाँ पर ईट लिखा हुआ है। इसके बाद सेफ है, सेफ, यहाँ पर सेफ है, यहाँ पर सेफ है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो वेटर भी दिख रहा है ना, वेटर है, यहाँ पर भी वेटर है और यहाँ पर भी वेटर है। तो यहाँ पर जो यक्स ई है ना, यक्स ई पूछा गया, जो इधर वाले कॉलम की यक्स ई है, यक्स ई के रूप में जो कोडित है वो आपको बताना है। और साथ ही यहाँ पर सेफ का भी पूछा गया है, 36 नंबर प्रश्न। तो यहाँ पर ईट का जो होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेफ का पूछा गया है, तो सेफ का भी आप देख लो। इन तीनों में जो है वो कॉमन कौन सा, इसमें, इसमें और इसमें। तो यहाँ पर सेफ है, इन तीनों में देखो सेफ के लिए कौन सा कॉमन हो रहा है, तीनों में यहाँ पर कॉमन कौन सा है। तो यहाँ पर जो है वो यम ए है, यम ए है, यहाँ पर भी यम ए है और यहाँ पर भी यम ए है ना। इसके बाद यम ई है, यम ई है और यम ई है। तो इन तीनों में यहाँ पर देख रहे हैं वेटर वेटर वेटर, तो यहाँ पर यम ई हो गया, यहाँ पर यम ई हो गया, यहाँ पर यम ई हो गया। तो वेटर का जो है यम ई हो गया कोड। बेसिकली यहाँ पर यक्स ई आप देख लो, कुछ ना पढ़ो तो यक्स ई देख लो। यहाँ पर एक्स ई गायब है, यहाँ पर यक्स ई नहीं है, इसमें यक्स ई केवल यहाँ पर आपको दिख रहा है ना। तो ये इकलौता यक्स ई है। यहाँ पर भी आपको यक्स ई कहीं नहीं दिख रहा। इसमें देखो इकलौता कौन सा है जिसमें किसी में ना हो, तो ईट है, ईट इसमें भी है, बेटर है, सेफ है ना, सब कॉमन दिख रहे हैं आपको। फूड जो दिख रहा है, फूड, फूड जो है किसी भी इन चारों में किसी में भी नहीं है फूड, केवल तीसरे वाले में दिख रहा है आपको फूड। तो यक्सी भी तीसरे में दिख रहा है, तो यक्सी का कोड जो है फूड होगा ना। इस तरह यहाँ पर आपको छांटना है। तो राइट आंसर यहाँ पर बी होगा। इसी तरह आपको सेफ का पूछा गया है, तो सेफ के लिए क्या होगा, तो सेफ यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर है, यहाँ पर, इन तीनों में। दूसरी लाइन में नहीं है, तो यम ए है, यम ए दूसरी लाइन में नहीं है, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, इसलिए यहाँ पर सेफ का जो होगा कोड यम ए होगा। तो सेफ का कोड क्या, व्हाट इज द कोड फॉर सेफ, यम ए। राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन वी जो है वो सही जवाब बनेगा। इस तरह कोडिंग डिकोडिंग का पूछा गया था, तो काफ़ी अच्छा लेवल का रहा है। आगे देखिए, मैं थोड़ा टाइम टेकिंग होता है ना, तो रीजनिंग या मैथ ये सब चीज़ें जो है जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए आसान होगा, और जीके दिया जितना आप रिवीजन करोगे उतना आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्त, एक आयत है, आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जा रही है और आयत की चौड़ाई भी 40% बढ़ा दी जाती है, तो आयत का जो क्षेत्रफल वो कितना गुना बढ़ जाता है। अब कोई आप आयत ऐसे बना लो, आयत में आप जानते हो आमने सामने की जो भुजाएँ हैं वो क्या हैं, बराबर। तो यहाँ पर अगर एक है, मान लो एक है, ये 2 हो जाएगा, तभी तो बनेगा आयत। एक एक रहेगा तो यहाँ वर्ग भुजाएँ समान होंगी, तो यहाँ पर भुजा आमने सामने की क्या है, बराबर होगी। ये होगी इसके बराबर, ये होगी इसके बराबर।
तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना बढ़ जाता है पूछा है। तो क्षेत्रफल यहाँ पर 1 है और 2 है। कैलकुलेशन के लिए इसको आप 100 कर लो, 200 कर लो, सिंपल सा बात है। क्योंकि कैलकुलेशन करनी है इसको आप 100 कर लो और छोटा बनाना है, चलिए 100 ही कर लेते हैं क्योंकि परसेंटेज दिया है 200 समझाने के लिए। नॉर्मल जो क्षेत्रफल होगा आयत का वो कितना होता है। तो क्षेत्रफल होगा दोस्त लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। लंबाई है 100, चौड़ाई है कितनी 200। ये बराबर कितना होगा क्षेत्रफल 100 गुणे 200 यानी कि आपका हो जाएगा 20,000। अब प्रश्न में क्या है कि आयत की लंबाई अगर आप बढ़ा दे रहे हो कितना 40%, यानी ये 100 से बढ़कर कितना हो जा रहा है 40%, यानी 140 हो जा रहा। चौड़ाई भी उतनी ही बढ़ जा रही है कितनी 40%। इसको बढ़ाओगे तो 200 में अगर 40% और जोड़ दोगे तो हो जाएगा 280। कितना 280। अब क्षेत्रफल कितना बनेगा 140, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई 280 गुणा कर लो, 00 ले लो, 14 8 112 ले लो, 14 दूना 28 और 11 हो जाएगा 28 11 होता है 39। तो यहाँ आयत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़, क्षेत्रफल कितना परसेंट यहाँ पर आंसर दिया गया है। तो पहले क्षेत्रफल था 20,000, अब हो गया है क्षेत्रफल कितना 39,200। बढ़ा कितना है, तो जो बढ़ा परसेंटेज उसी को आपको निकालना है। आधार होगा कितना 20,000, बढ़ा कितना है 39,200 हो चुका है। तो 39,200 माइनस करोगे आप 20,000 से, 20,000 जो आएगा वही आपका उत्तर हो जाए, इंटू 100 करोगे तो यहाँ पर 20,000 घटाओगे तो आएगा कितना 19,200। 19,200 20,000, 20,000 में अगर 19,200 आपको मिल रहा है तो कितना परसेंट हुआ, सिंपल सी बात लगभग 100% के बराबर हो रहा है। तो इसको काट लो आप, 00 गया, गुणे 100 कर दोगे यहाँ पर तो 2 0 ये भी कट गया, बस आप निकाल लो कितना हुआ 2 9 18 और 2 6 12, 96% यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी आपका सही जवाब बनेगा। तो ये बताने भर का समय लग रहा है, बाकी आप वहाँ अपने दिमाग में कैलकुलेशन करोगे फटाफट, ये आया दैट इज आंसर 96% है ना। तो 10 सेकंड में आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं है ना, मैथ है थोड़ा, मान लो 1 मिनट लग जाएगा ज़्यादा। अब ऐसे सवाल में अगर 1 मिनट लग रहा तब भी ज़्यादा है। अगला प्रश्न है 38 नंबर है। जब दर्पण को रेखा AB पर ये रेखा दी हुई है, इस पर अगर रखा जाता है तो विकल्प में सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ये प्रतिबिंब है AB जो है वो शीशा है, शीशा देख रहा है, ये जो चित्र है ये शीशे में दिख रहा है। तो प्रतिबिंब पर जो है जो बनेगा सही चित्र वो कौन सा होगा। तो आप जब आप अपने आप को एक शीशे में देखते हो तो आपका जो राइट हैंड है वह लेफ्ट हैंड दिखता है और लेफ्ट हैंड आपको राइट हैंड लगता है, यानी लेफ्ट का राइट हो जाता है दर्पण पर बना चित्र और राइट का लेफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है इधर का अगर देखोगे तो इधर का मुड़ जाएगा और ये जो है ये इसे हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, तो यहाँ पर आपका बन रहा है सी, तो सी आपका राइट आंसर बनेगा दोस्त। 38 के बाद है 39 नंबर, और 39 नंबर में पूछा गया था एक चिड़िया घर में हिरण और मोर हैं। तो आप जा रहे हैं चिड़ियाघर देखने जहाँ पर आपको मोर दिख रहे हैं और हिरण दिख रहे हैं। सिर गिनने पर उनकी जो संख्या है वह 80 है, यानी कहने का मतलब जो चिड़ियाघर है 80 सिर आपको दिख रहे हैं। तो एक पक्षी के जो जानवर वहाँ दिख रहे हैं आपको, पक्षी जानवर, तो मोर के भाई 21 सिर होगा ना, डबल सिर तो दिखेगा नहीं। हिरन का भी 21 सिर होगा। तो यहाँ पर 80 सिर दिख रहे हैं, यानी चिड़ियाघर में 80 जानवर हैं। ये बात आपको समझ आ गई। उनके जो पैरों की संख्या है वो 200 है। तो जो मोर है, मोर के कितने पैर होते हैं, मोर आप देखे होंगे मोर के होते हैं 2 पैर और हिरन के होते हैं 4 पैर। तो आपको बताना है जो टोटल पैर आप गिन लिए उन 80 जानवरों में, और पैर आपको देख रहे हैं कितने 200 पैर हैं। तो आपको बताना है मोर कितने हैं, मोर पूछा गया है कितने मोर हैं। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन से आप चलोगे, मान लो आपको यहाँ पर मोर दिया गया 50 मोर हैं। जब 50 मोर हो जाएंगे तो 50 मोर के होंगे पैर, 100 पैर हो जाएंगे। जब 50 मोर हैं, टोटल 80 हैं जानवर वहाँ पर, 50 जब मोर हो गए तो 30 बचे, 30 जब हो गए आपके क्या हिरण, हिरण के पैर होंगे 4 और 3 चौक 12 यानी 120 पैर हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल पैर देखेंगे 100 + 120 220, तो यानी पैर है 200, तो ये भी मामला गड़बड़ है। तो यहाँ पर मात्र 20 का अंतर आ रहा है, 20 पैर ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो 2 जानवर यानी 10 दूना 20 होगा, यानी 10 और बढ़ा दो, यानी 60 अगर ले लो आप ऑप्शन से। तो यहाँ पर अगर 20 कम हो जाएंगे यानी 20 हो जाएंगे तो ऊपर 60, तो 60 अगर मोर हैं तो पैर कितने बनेंगे 60 मोर, एक मोर के 2 पैर, तो 60 मोर के होंगे 120 पैर।
जब 60 टोटल 80 जानवर हैं, 60 मोर हो गए, यानी टोटल 80 हैं, तो 60 मोर पक्षी हो गया, बचा 20, तो 20 हो गया आपका क्या, हिरण। हिरण के होंगे 4 पैर, 20 से होगा 80, 200 हो गया पैर टोटल। बस यही बात आपकी बन गई, यही आंसर है। आप एक्स वाई जेड मान कर सकते हो, जिसने पेपर दिया है उसने ऐसे ही किया है। एक्स मान लो क्या ना, कुछ भी मान लो, एक्स मान लो मोर है, वाई मान लो आपके हिरण है, तो ऐसे भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक्स मान के कर लो, मान लो चलो इन्होंने लगाया, यहाँ देख लो आप भाई, आप ले लो सिरों की संख्या कितनी है गिनने पर, तो मान लो आपके पास यक्स जो है वो मोर है, ठीक है मोर, और हिरण हो गए आपके वाई। हिरण कितने हैं, वाई, वाई यक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा, 80। भाई सबके एक ही सिर तो होंगे, 80 हो गया। पैर कितने होंगे सबके, जो मोर होगा उसके होंगे 2 पैर यानी 2x ले लो, प्लस जो हिरण होगा उसके होंगे 4 पैर यानी 4 इंटू जो हिरण होंगे उतना गुणा कर दोगे तो पैर आ जाएंगे। टोटल पैरों की संख्या 200 है। ये दो सबके इक्वेशन बन जाते हैं, पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पर आपको मोर निकालना है, मोर की संख्या कितनी होगी यानी यक्स आपको निकालना है। तो यक्स को निकालने के लिए इस समीकरण में क्या करोगे, इस समीकरण को वाई से जो है वो हटा दोगे, यानी इसको यदि आप अब 4 से गुणा कर दोगे तो 4y हो गया, तो 4y कट जाएगा, है ना, तो ये 4x हो गया, और इसी 4 से गुणा करोगे तो हो जाएगा कितना, 8 चौक 32, ये हो जाएगा 320। अब इसको आप माइनस कर लो तो y गया 4y माइनस 4y 0 हो गया, 4x माइनस 2x बराबर होगा 2x, और 320 माइनस 220 बराबर हो जाएगा 120, यक्स बराबर हो जाएगा कितना, 60। दैट इज आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, इसने जो लगाया है इसने माना है यक्स को, इसने मान लिया है 4 पैर वाला, यानी कि इसको हिरन माना है, वाई माना है, इसलिए वाई इसने 60 निकाला है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नंबर है 40। यहाँ पर इशारों में बातों को पूछा गया है। एक तस्वीर है, तस्वीर की इस ओर इशारा करने यानी इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, कौन कह रहा है, आदमी। पूछा गया है तस्वीर है किसकी, ये कोई तस्वीर है, फोटो बना है, तस्वीर है ना, तस्वीर। आदमी क्या कह रहा है, आदमी ने कहा, आदमी खुद कह रहा है स्वयं कि मेरा ना तो कोई भाई है और ना ही बहन है, यानी मैं हूँ इकलौता, मेरा कोई भाई कोई बहन नहीं है। फिर लेकिन उस आदमी का जो पिता है, तस्वीर वाला जो है, उस आदमी का जो पिता है वह मेरे पिता का बेटा है, यानी अपने पुत्र के ही बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। जैसे मैं हूँ, कोई तस्वीर मैं लिया हूँ और उस तस्वीर के बारे में कह रहा हूँ कि तस्वीर का जो, ये तस्वीर के बारे में हम कह रहे हैं, ये जो तस्वीर है ना, ये तस्वीर का जो पिता है यानी मैं खुद हूँ, और मैं अपने पिता का बेटा हूँ, यानी मेरे पिता का बेटा कौन, मैं खुद, और इसका पिता यानी मैं, तो मेरा ही पुत्र हुआ, तो उसके पुत्र की बात की जा रही है तस्वीर में। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न नंबर 41 है। 41 से 43 जो है ये पूछा गया है, पाई चार्ट पर आधारित प्रश्न है। विद्यालय नेतृत्व के लिए चुनाव लड़ने वाले 4 छात्रों द्वारा प्राप्त वैध मतों की संख्या को दर्शाता है ये जो पाई चार्ट है। यानी ये जो पाई चार्ट है, एक विद्यालय है और विद्यालय में जो है नेता कौन बनेगा, नेतृत्व कौन करेगा, तो नेतृत्व में यासीन है, परमजीत हैं, विश्वनाथ हैं, शिवरामन हैं, 4 हैं जहाँ पर वोटिंग होती है, 3-4 में वोटिंग पड़ती है, और यहाँ पर जो डाले गए कुल वैध मत हैं यानी वैलिड मतों की कुल संख्या है वो 720 है वैलिड मत। तो वैलिड मतों की संख्या टोटल है कितनी दोस्त, तो 720 है। तो यहाँ पर जो डिग्री यहाँ पर दिया गया, आप जानते हो ये चार्ट जो है पाई चार्ट वो है कितना, डिग्री 360, 360 डिग्री है इनमें हुआ है। तो वोट हैं कितने, तो यहाँ पर देखो शिवरामन को मिले हैं 120 डिग्री, यानी आप यहाँ पर निकाल लो शिवरामन का बनेगा कितना, तो 120 डिग्री होगा, इंटू आप 720 कर दोगे तो शिवरामन का कितना होगा वोट। शिवरामन को वोट सबसे ज़्यादा यहाँ पर 120 डिग्री वाला मिल रहा है, तो कितना बनेगा भाई, 36 दूना 72 और 12 दूना 24 यानी 240 होगा। इसी तरह इसका निकालोगे तो 100 दूना 200 बन जाएगा, 80 दूना 160 वोट मिलेगा इनको मिला है कितना, 6 दूनी 12 120 वोट। तो टोटल वोट मिले हैं इनको। विजेता कौन होगा, जो सबसे ज़्यादा वोट पाएगा, यानी शिवरामन यहाँ पर विजयी होंगे। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर 42-43 देख लो कि विजेता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को कितने मतों से हराया है। तो निकट सबसे ज़्यादा यहाँ विजेता कौन, 100 यानी 240 वाले विजेता हैं, निकटतम यानी 100 वाली 240 मतों से ज़्यादा है, तो 40 आंसर होगा।
40 मत से हार गए विश्वनाथ, जीत गए शिवरामन। तो विजेता कौन? 40 वाले, यानी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कितने मतों से जो है वो हराया है? तो 40 से। तो इसका आंसर हो गया। 42 में क्या पूछा है? किसी भी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त न्यूनतम मतों की संख्या कितनी थी? तो इसमें सबसे कम वाला कौन सा है? सबसे कम वाला 60 है। इनका कितना था? 120 वोट, क्योंकि 360 डिग्री है, 60 डिग्री ये हो गया तो 16 होगा, है ना, 16 होगा कितना? 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री, तो कितना होगा? 6 छक 36, 160, 1/6 और 720 वोट वैलिड है। तो निकालो कितना आएगा? 12 संग 72, 120। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब बनेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर जो आपका रिलेशन का है, तो यहाँ पर जो है a प्लस वी का अर्थ दिया है ना, प्लस माइनस ये सब दिया गया है। तो यहाँ पर दूसरा कोड का दिया गया, आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर, किस प्रकार संबंधित है। यम इंटू यन है। यम इंटू यन का मतलब यहाँ पर दिया गया है कि जो a है वो क्या है? v का पिता है, यानी यम यहाँ पर यन का पिता है। बना रो रिलेशन, यम जो है वो यन का क्या है? पिता है। ठीक है, तो ये पिता हो गए, है ना, पुरुष हो गए, इनको आप प्लस कर लो और यन कर लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये होंगे पिता। अब यहाँ पर बेसिकली निकालना यम जो है वो क्यू से किस प्रकार संबंध, यम और क्यू का यहाँ पर रिलेशन बताना है। यम क्यू से, यानी यम जो है, यम का जो क्यू है वो कौन है, यानी यम का जो क्यू है कौन क्या लगता है, ये पूछा है। अब जो है यन प्लस क्या है? यन प्लस ओ है। तो यन प्लस ओ का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि ए प्लस बी, यानी ए जो है वो बी का पुत्र है। तो इसी तरह यन जो है वो ओ का पुत्र होगा। तो यन जो है वो ओ का पुत्र है ना, यहाँ पर पुत्र भी है किसका? ओ का, यानी जो ओ का पुत्र बन रहा है और यम का भी पुत्र है। तो यम यहाँ पर प्लस में है, नहीं पिता है, तो ये माता जी हो जाएंगी किसका? यन का। तो यन की जो होंगी ये कौन होंगी? माता जी, यानी माता होंगी ये। ठीक है, अगला है ओ माइनस पी है। तो ओ माइनस पी, माइनस का मतलब क्या दिया है? ए जो है वो बी की पुत्री होगी, तो ओ जो है वो पुत्री है किसकी? पी की। ठीक है, ओ जो होंगी वो पुत्री होंगी किसकी? पी की। पी ले लो भाई, पुत्री होंगी किसकी? तो जब पी पुत्री हो गई किसकी? पी की, तो पी मेल या फीमेल हो सकते हैं कुछ, है ना, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो। ओके, ओ तो क्या है? महिला है, यानी यम की जो पत्नी है वह ओ है। अब यहाँ पर पी और क्यू, पी और क्यू में क्या रिलेशन है? भाग वाला है। तो यानी ए बी की माँ है, यानी जो यहाँ पर पी होगा वो क्यू की माँ होगी। क्यू की जो है वो माँ हो गई कौन? पी। तो यहाँ पर क्यू की माँ हो जाएंगी, इनको क्यू ले लो आप, इनकी अम्मा है ये पी, तो ये पी भी महिला है। तो यम जो है क्यू से किस प्रकार संबंधित, यानी यम जो है, यम का जो है क्यू क्या लग, अब यहाँ पर निकाल लो भाई, इनकी पत्नी है, यम की पत्नी ओ है, और ओ की जो अम्मा है माता जी वो पी होंगी, तो पी हो जाएंगी सास यम की। और इनकी जो सास है इनकी भी क्या है? जो क्यू है ये भी क्या होंगे? अब क्यू यहाँ पर चाहे, यानी पी वो क्यू की माता है, तो ये चाहे ये इन्हें लड़के हो सकते हैं या प्लस हो सकते हैं या माइनस हो सकते हैं कुछ अपना, है ना। तो जो इनके लड़की लड़का है ये, अब इनकी जो औरत है यानी यम की जो औरत है यानी पत्नी है, इसके या भाई या बहन हो सकते हैं कुछ। तो जो पति की यानी पत्नी का जो भाई या बहन होगा क्या होगा? साला या साली हो सकता है। साली ऑप्शन में है नहीं तो साला। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 45 नंबर है, दिए गए विकल्पों में से वह आकृति ज्ञात करना है जिससे समस्या आकृतियों के बगल में रखने पर आकृतियों का क्रम जारी रहेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वृत्त है, फिर वृत्त आधा जो है वो रंग जा रहा है पूरा, फिर पूरा रंग गया। यहाँ पर जो है आपका वर्ग हो गया, वर्ग जो है आधा रंगा गया। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका इस वाले कॉलम में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ पर नीचे पूरा का पूरा एकदम भरा हुआ पूरा रंगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही जवाब बन जाएगा। ठीक है, बी। अच्छा एक मिनट, बी आंसर यहाँ, अच्छा इसने आगे बढ़ा दिया, अपनी पेन से ही बनाया, हमको लग रहा है यहाँ पर बना हुआ अपने आप है। इंग्लिश वाला देख लो, है ना, लड़के ने बनाया होगा, जो अभ्यर्थी जो भी रहे हो, है ना। ये है जैसे यहाँ पर बना हुआ आधा, फिर ये आधा हो गया पूरा हो गया। इसी तरह यहाँ होगा तो इसके आगे क्या बनेगा? इसके आगे बनेगा ये आधा रंगा जाएगा पूरा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी इस तरह निकालोगे। फिर इसके आगे अगर पूछा जाता तो इसके आगे वाला पूरा का पूरा आपका इस तरह के, यानी ऑप्शन बी होता तब। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, 45 के बाद है आपका 46 नंबर प्रश्न।
यदि इंटू यानी गुणे का अर्थ भाग है, ऋण का अर्थ गुणा है, और भाग का अर्थ धन है, और धन का अर्थ ये है, तो इस तरह आपको बताना। यहाँ पर दिया गया है ये, है ना, यहाँ पर इसको बताना है। तो 3 है, और माइनस का अर्थ यहाँ पर क्या है, गुणा बताया गया। भाई माइनस का अर्थ क्या है, यानी गुणे का अर्थ जो अर्थ है वो ये है, माइनस का अर्थ ये गुणा है। तो 3 - 15 है, गुणे लिख दो, है ना। इसने किया जो भी वो सही है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर इसके अनुसार आपको चिन्ह बदल देना है। तो 3 × 15, 3 × 15 धन 19, भागे करोगे, ब्रेकेट लगाओगे पहले, फिर भागे 8 है, फिर आपका जो है वो -6 बराबर क्या निकलेगा। तो सबसे पहले बदमाश रूल आप पढ़ो, तो ब्रेकेट तोड़ोगे तो 15 × 45 + 49 है कितना, 45 + 49 होगा कितना, तो 45 × 55 कितना हो जाएगा, 64, 64/8 ये भाग है, फिर -6 हो गया आपका, 8 × 28 = 64 बराबर 2। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखो, गोचा गाची हो, व्हिच नंबर विल कम्स इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा आपको बताना है। इस तरह आप जोड़ गांठ लो, ठीक है, प्लस माइनस अपना दिमाग फटाफट लगाओ, रीजनिंग है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, 7 × 9 = 63 करो, और 5 × 3 = 8, 63 में 8 जोड़ोगे 71 आएगा, है ना। इसी तरह यहाँ पर 4 सामने वाला, भाई 7 × 9 = 63 किया आपने, ये गुणा किया आपने। इसी तरह यहाँ पर कर लो, तो 4 × 4 = 16, और 8 + 2 जोड़ दो, यहाँ पर 5 + 3 जोड़ा था, इसी तरह आपको करना है। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, 4 × 4 प्लस कर लो आप, कितना, 8 × 2 = 10, 8 + 8 तो आ गया कितना, 8 × 8 = 16, 16 माफ़ कीजिए, यहाँ पर 2 है तो 2 लिखो, तो 8 × 2 = 10, और 4 × 4 = 16, 10 26 आ गया। इसी तरह यहाँ भी कर लोगे, 6 × 8 करोगे, फिर यहाँ पर प्लस कर लो, इन दोनों का जोड़ है 3 + 11, तो 6 × 8 = 48 होगा, प्लस 11 और 3 कितना होगा, 14, 48 + 14 कितना होगा दोस्त, तो हो जाएगा 8 × 4 = 12 यानी 62। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बनेगा, ठीक है, कितना, 62 हो जाएगा। इसने क्या लगाया, जोड़ी काट नहीं पाया, चलिए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 48 के बाद 49 नंबर है। यहाँ पर जो है ट्रायंगल दिया गया था, ट्रायंगल पूछा गया था, तो ये कितने होंगे, त्रिभुजों का जो है वो संख्या गिननी थी। यहाँ पर आप त्रिभुजों की जो है वो संख्या गिननी थी। त्रिभुज दिए गए हैं, ऐसे है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर त्रिभुज का आकार बताना, यानी कितने त्रिभुज हैं ये पूछा गया है। ये हो गया आपका, इसके बाद ऐसे है, आप माफ़ कीजिएगा, इसके बाद ये बना आपका, फिर यहाँ से इन्होंने निकाला ऐसे, फिर ऐसे किया। अब इसमें आपको त्रिभुज काउंट करने हैं, चलिए काउंट करते हैं। पहला त्रिभुज आपका ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा बना, चौथा बना, पांचवा बना, ये वाला तो बन नहीं रहा आपका, है ना, तो ये वाला आपका नहीं बन रहा है त्रिभुज। तो संख्या के आधार पर आपने कितना बनाया, संख्या के आधार पर आपने बनाया कितना, 5 त्रिभुज ये हो गए। इसके बाद आप 9 काउंट वाले गिन लो, जैसे कि ये वाला आपका बनेगा, भाई ये पूरा बनेगा, ये तो ये हो गया 1 2 वाला, 1 2 वाला बना आपका, ठीक है। इसके बाद फिर संख्या वाला होगा आपका 2 3 वाला बन जाएगा पूरा ये, तो 2 3 लिख लो, 2 3 वाला बना। फिर 2 डिजिट वाला आपका ये 5 और 6 बन जाए, यानी 4 और 5 बना ये वाला त्रिभुज, तो 4 5 कर लो, 4 5। इसके बाद आपका जो बनेगा वो 3 और 6 वाला, ये भी तो बन रहा है आपका ये त्रिभुज, है ना, ये वाला त्रिभुज आपका, यानी 3 और 6 वाला, 6 3 वाला, तो 6 3 वाला हो गया आपका ये संख्या वाला, 1 2 3 4। और कोई बन रहा है तो 1 6 वाला भी तो बन रहा है आपका, तो 1 और 6 वाला, ये वाला त्रिभुज पूरा, भाई ये त्रिभुज पूरा 1 और 6, है ना, ये मिलकर बन गया, तो 1 और 6 लिख लो आप, 1 और 6। तो इस तरह आप देख लो यहाँ पर, तो 2 अंक वाले कितने बन गए, 1 2 3 4 5, तो 5 त्रिभुज इधर बन गए आपके, 5 5 10 हो गया। इसके अलावा आपका बनेगा एक, तो ये वाला पूरा काउंट कर लोगे आप, कैसे काउंट करोगे, 2 3 यानी 3 अंकों वाला जो बन रहा है ये पूरा बन रहा है, 2 3 4, तो 2 3 4, तो 3 अंकों वाला बन गया एक ये हो गया आपका 2 3 4 मिलाकर। इसके बाद और कौन सा बन रहा है, और अगर आप देखोगे 3 अंक से इतना ही बना, 4 अंक मगर, यानी ये एक को मिलाओगे, 1 2 3 6 वाला, ये वाला पूरा, ये पूरा देखो,
ये पूरा कितना बना, 1 2 3 6, यानी 1 2 मिला लो, 3 ले लो और 6 अंक वाला। इसको आप देखोगे तो ये पूरा बन रहा है आपका 4 अंक वाला, 1 बन गया, ये भी एक और काउंट कर लो। और कोई बच रहा आपका? इसके अलावा सब तो हो गए कंप्लीट। और एक पूरा का पूरा आप ले लो, बड़ा वाला पूरा, ये पूरा बड़ा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आप काउंट कर लो टोटल हुई कितने, 5 5 10, 10 1 11, 1 12, 1 13। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन आपका 13, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब बन जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि वो सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है जिसे 18, 24 और 56 से विभाजित करने पर शेष जो है वो 2 बचता है। यानी यहाँ पर जो है सबसे जो छोटा लास्ट इंटीजर पूर्णांक आपका वो आपको बताना है। तो इन तीनों का आप एलसीएम निकाल लो, जो एलसीएम आएगा वो इन तीनों से डिवाइड होगा। निकालो पहले आप 18, निकाला अपना, चलिए 18, 24 और कितना है 56, 2 9 18, 2 बारही हम 24, 2 28 26, यानी 56 हो गया। फिर 2 लो, 9, 2 छंग 12, 2 4 2 9, 2 तिहाई 6, 2 छत्ते 14। फिर 3 से आप काटो तो 3 तरीका 9 और 3 एक कम 3 7, अब यही हो जाएगा एलसीएम। तो 7 तरीके 21, तिहाई 63 और 2 दुनाई 4 दुनाई 8, यानी 8 गुड़े 63 कितना आया, 8 छंग 48, 8 तरीक 24, 480 और 24 यानी 504 आया। कितना दोस्त, 504। तो ये 504 है, ये 18, 24 और 56 से जो है पूर्णतः क्या है, विभाजित। इससे छोटी जो संख्या होगी वो इन तीनों से डिविजिबल नहीं होगी। तीनों से कम यानी छोटी से छोटी जो संख्या आपकी वो 504 है, जो इन तीनों से डिविजिबल होगी। 504 डिविजिबल होगी। अब इसमें 504 है, यहाँ पर विभाजित करने पर शेषफल 2 बच जाता है, यानी तीनों से विभाजित हो जाएंगे तो 504 विभाजित हो जाएगा और 2 शेषफल भी बच रहा। तो ये संख्या होनी कितनी चाहिए थी, इसमें 2 और ऐड कर दो, यानी 506 अगर होती संख्या इन तीनों से डिविजिबल होगा तो 504 डिविजिबल हो जाता है, 2 बच रहा है, तो ही इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका 506 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर है 50। लड़कों की एक पंक्ति है, श्रीनाथ बाएं से 7वें स्थान पर और वेंकट जो है दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो श्रीनाथ बाएं से 22वें स्थान पर आ जाता है। ओवरलैपिंग का है, यहाँ पर इसे बना लो आप भाई, राइट एंड लेफ्ट। ये हो गया आपका लेफ्ट, ये हो गया आपका राइट। जो श्रीनाथ है, लड़कों की पंक्ति है, श्रीनाथ जो है वो बाएं से, यानी बाएं से जो है किस नंबर पर है, 7वें पर। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7वां स्थान है। कौन है यहाँ पर, श्रीनाथ। श्रीनाथ हो गए 7वें नंबर पर। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा, वेंकट जो है वो दाएं से 12वें स्थान पर है। इधर से काउंट कर लोगे तो 12वें स्थान पर होंगे दाहिने, तो पहला व्यक्ति, दूसरा, तीसरा, चौथा, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 12वें हो जाएंगे। कौन सा नंबर है, 12वां। कौन हो गए यहाँ पर, वेंकट। ये कहानी समझ में आई। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं, चलो बदल लेते हैं भाई, तो श्रीनाथ बाएं से, अगर ये श्रीनाथ जो है इधर चले आए तो बाएं से हो जाएंगे कितना, 22वें नंबर पर, 22वें, बाएं से 22वें स्थान पर ये हो जाएंगे। तो ये अब इधर चले जाएंगे, अपना स्थान बदल ले रहे हैं, तो इनका भी स्थान आप निकाल लोगे। लेकिन जब इधर से आप काउंट कर रहे हो तो ये 22वें नंबर पर आ रहे हैं। जो ये 12वां है, अगर आप इधर से काउंट कर रहे हो तो ये आ रहा है 22वें पर। तो ये 12 इधर है, यहाँ 12वें नंबर इधर से चल रहे हो, ये 12 हो गया, और इधर से आ रहे हो, ये कितना हो जा रहा, 22वां। तो बीचवा में है कितना, 11 लोग इधर हैं और 22 यहाँ तक आ गए, इधर से यहाँ तक, इधर से पूरा चले यहाँ तक 22, और इधर से जो है चले इसके पहले 11 लोग इधर हैं, तो 22 लोग इधर हैं। टोटल होंगे कितना, 22 11 हो जाएगा 33। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 51। अगला प्रश्न रेलगाड़ी का पूछा है। एक रेलगाड़ी है, ए से चलती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो बी पर 15 मिनट देरी से पहुंच रही है। बी पर वहीं पर अगर ये अपनी चाल में परिवर्तन करती है, चाल जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेती है, तो 24 मिनट और लेट पहुंच रही है। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बताना है, ए है और बी है, ठीक है। तो जब दूरी यहाँ पर भाई, दूरी तो बराबर होगी, बस स्पीड का अंतर है। जब दूरी बराबर होगा तो दूरी बराबर होता क्या है, दूरी बराबर क्या, दूरी अगर याद करना है
तो आपकी चाल, आप कितनी चाल से गए हैं और कितने समय में पहुँचे हैं, तो आपकी दूरी आ जाती है। नहीं, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय होगा। तो दूरी जो है वो दोनों की बराबर है। दूरी इस दोनों स्पीडों में चल रही तो दूरी तो उतनी ही तय करेंगी, तो दूरी बराबर आपने कर लिया। तो पहले की यानी पहली बार जो चल रही है आप देख रहे हो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो चाल हो गया, गुणे क्या करोगे, समय। मान लो ये टी जो है टी घंटे में जो है पहुंच जाती है, कितना टी समय लगता है नॉर्मल जो चाल चल रही है। लेकिन अगर ये 40 किलोमीटर से चल रहे हैं तो इनकी जो पहुंचने का समय है वो कितना होगा, 15 मिनट देरी से। यानी पहले मान लो टी घंटे लगता था, इसमें और 15 मिनट लग जाएंगे, देरी है तो 15 मिनट होगा, घंटे में बदलोगे तो डिवाइड बाई 60 कर दोगे। तो चाल हो गया और ये समय हो गया पूरा, ये चाल और ये समय। इधर भी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, समय आपका होगा टी प्लस भाई टी प्लस कितना मिनट देरी है, तो 24 मिनट है, घंटा हो जाएगा 24/60 घंटा। अब देखो 24/60 घंटे हो गया। अब इन्हीं को बस टी का यहाँ पर वैल्यू आप निकाल लो, समय कितना लगेगा। जब समय आप निकाल लेंगे तो दूरी अपने आप आ जाएगी, चाल मालूम ही है, किसी भी रख देंगे किसी भी समीकरण। अब इसको आप सरल करो भाई, 0 से 0 गया तो ये हो जाएगा 40 × 60 बाई 4 × टी। चलिए जिनकी कमज़ोर मैथ कितना होगा, 4t गुणे 60 प्लस 4 गुणे 15/60 हो गया बराबर। इसी तरह इधर भी 3t गुणे 60 प्लस 24 गुणे 3 डिवाइड बाई 60। तो 60 से 60 दोनों तरफ गया, 4 छंग 24 कर लो यानी 240t प्लस 15 चौको 60 बराबर 3 छक 18 180t हो गया प्लस 24 तियाँ 72 हो गया। पक्षांतर करो, टी वाला टी की तरह कर लो, तो 240t माइनस 180t यानी 60t। तो 60t बराबर कितना, 72 माइनस 60 इधर ले आओगे, 72 माइनस हो जाएगा 60। तो टी बराबर कितना बनेगा, टी बराबर होगा 60 इधर चला आएगा बटे में, ऊपर कितना बच रहा, 72 माइनस 60 कितना होगा, 12। 12 1 कम 12 25 60, यानी टी बराबर आ रहा है दोस्त 1/5। तो 1/5 घंटे लगते हैं। कोई गाड़ी है 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और घंटा लग रहा है 1/5। तो 40 गुणे 1/5 करोगे कितना आएगा, ये आप यहाँ पर 40 कर लो, ये पूरा कर लो, प्लस कितना था 15/60, 15/60 कर लो आप, 1/4 कर लो इसको। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 5 8 40 यानी 8 आएगा, इधर आएगा 10 8 यानी 8 आ रहा है, 4 आ रहा, 4 धम्मा 40 18 होगा। तो चाहे आप इधर रख लो, टी बराबर 1/5 बराबर जो दोनों आएगा वो 18 ही आएगा। यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 1 अगर आप रखोगे कितना 5 प्लस 24/60, तो इसको जब सरल करोगे तो 18 ही आएगा। तो 18 किलोमीटर की दूरी है, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न नंबर है 53 है, 53 नंबर है, आकृति पर आधारित है। प्रश्न, आकृति के पैटर्न को विकल्पों में दी गई कौन सी आकृति पूरा करेगी। अब यहाँ पर सिंपल सी बात, ये आप देख लो, ये दोनों ऊपर की तरफ नीचे की अंदर की तरफ है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी है, यहाँ देखो यहाँ पर है, इंग्लिश इसने मिला दिया है ना अभ्यर्थी ने। तो यहाँ पर आप देखो, ये है प्रश्न आपकी, ये देखो इधर है इधर है इधर है, तो यहाँ पर क्या रखोगे आप, अगर आप इसको लेके जाओगे, इसने क्या लगाया, सी लगाया है, जो कि इसका गलत ही होगा है ना, क्योंकि इसमें जो आप देख रहे हैं ये बन रहा है किधर, ये नीचे है, नीचे की तरफ, ये भी नीचे, तो ये ऊपर की तरफ हो गया, तो इधर वाला भी क्या है, ऊपर की तरफ होगा। तो ये तो गया अपने आप, इधर गया, ये भी गया, ये यहाँ पर दिख रहा ऊपर की ओर, बस इससे आप कर ले जाओगे फटा से, ऑप्शन हड्डी होगा, इसने लगाया है सी, जो कि गलत होगा है ना, ये वाला यहाँ होना चाहिए। चलिए, जब इस वाली आकृति को लेके जाओगे तभी तो यहाँ फिट बैठेगा, ये वाला पूरा है ना, ये वाला पूरा, ये यहाँ पर वर्ग बनेगा, तो यहाँ पर भी वर्ग है, और ये जो मिला रहे हैं गलत, ये यहाँ पर। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, 54 नंबर है, दिए गए शब्दों में शब्दकोश में आने वाले क्रम व्यवस्थित करना है, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। इसमें गोच पोच हुई है इंग्लिश वाले में, और गोच पोच हुई। चलिए इसी को देख लो आप, यहाँ पर CIR है, CIR यहाँ पर भी है, CI और CI और CIR,
तो CI सब में हो गया आपका, तो CI से काम बनेगा नहीं। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर R है, यहाँ पर दूसरे में भी R है, तीसरे में T है, तो पहले जो है R आता है, T बाद में आता है, ठीक है। उसके बाद R पहले आ गया और R से पहले N आता है, तो ये चौथा वाला सबसे पहले बन रहा है आपका, ठीक है। तो सिन वाला ये CIN, ठीक है, CI हो गया, इसके बाद आपका N बनेगा, यानी 4 आपका पहले आ गया। जब 4 पहले आ गया तो ये ऑप्शन अपने आप गया, 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, आपने इसको उठा लिया, तो यहाँ पर N वाला हो गया। और उसके बाद R वाले में तुलना अगर आप करोगे तो R वाले में जो है आपके पास 1 है, 2 है और 5 है, इनमें कौन सा आएगा। अब इसके लिए आप देखोगे 3 के आगे C यहाँ पर भी दिख रहा है आपको, C यहाँ पर भी है, CIRC। इसके बाद U हो गया, U भी सब में है। फिर यहाँ पर आप तुलना जा करोगे, यल है, I है, फिर उसके बाद आपका यल है, तो आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपका 2 आ गया। इसके बाद ये यहाँ पर बनेगा, है ना, तो ये 5 हो जाएगा, फिर 1 है, फिर 3। तो इस तरह आपको बनाना है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका हो गया आपका यहाँ पर 54। आगे बढ़ते हैं, अरेंजमेंट का ये ABCD के सवाल। आगे देखो 55 नंबर है दोस्त। सीरीज का प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है जो श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यहाँ पर 75 है, फिर 77 है, फिर 72 है, फिर 80 है, फिर 69 है, फिर 83 है, फिर यहाँ दोनों क्या आएगा। यहाँ पर 75 + 2 77 है, और 77 में से फिर 5 घटेगा, फिर 72 आएगा, और 72 में फिर अगर आप दौड़ोगे फिर 77 आएगा, तो यानी आप इस वाले के ले लो, तीसरा आ जाएगा। 77 + 3 है, इसके बाद आप 72, तो यहाँ पर इस तरह नहीं बन रहा, आगे देख लो, आप ट्राई करो। 75 में इधर से जोड़ लो आप, +3 कर लो, यानी इधर जो है माइनस हो जा रहा है, क्या हो रहा है, -3 है, ऊपर +3 है। अब यहाँ पर आप देखो 77 + 3 80 हो जा रहा है, एक छोड़ के एक प्लस हो रहा है ना, ठीक है। इसके बाद तो आप इसको ऐसे ट्राई कर लो, एक छोड़कर बना लो आप, एक छोड़कर, और 3 का यहाँ पर प्लस माइनस है, +3 + 3 की बात है, तो यहाँ पर -3 आ रहा है, तो 69 - 3 कितना आएगा यहाँ पर हो जाएगा 66, और 77 3 80, 3 83, 83 और 3 कितना हो जाएगा 86, यहाँ 86 आ रहा है, तो 66 और 86 आपका राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, जिस तरह आपका दिमाग काम करे, जल्दी जल्दी करना है। तो इस तरह आपके रीजनिंग वाले जो प्रश्न रहे वो कंप्लीट हो गए। अगला प्रश्न आपका जीके का है, हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार जो गैस है वो है कौन सी। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ही राइट आंसर बनेगा। वायुमंडल में कई तरह की मौजूद गैसें हैं जो कि पृथ्वी से परावर्तित होने वाली किरणों को जो है वो रोक लेती हैं। इससे विकिरण वायुमंडल जो है वायुमंडल में फंस जाता है और वायुमंडल गर्म होने लगता है। इसी से जो है हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार जो अन्य गैसें हैं, CO2 जो है मुख्य रूप से है। इसके अलावा जो है आपका मीथेन हो जाता है ना, मीथेन है CH4। इसके अलावा आपका नाइट्रोजन हो जाता है N2O, है माफ़ कीजिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाते हैं, है ना। तो मुख्य रूप से जो जिम्मेदार है वो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न नंबर होगा 57। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। द हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल इज लोकेटेड इन लंदन। ऑप्शन यहाँ पर आपका C राइट आंसर बनेगा। कहाँ है, लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। स्थापना इसकी की गई थी 1961 में। कब, 1961 में। यह एक तरह का गैर सरकारी संगठन है जो कि मानवाधिकारों के लिए काम करता है और वर्ष 1977 में जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल को अत्याचार के खिलाफ मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए शांति नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और इसकी स्थापना, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी पूछा जाए तो हेडक्वार्टर ही आप याद रखिएगा, स्थापना हेडक्वार्टर ज़्यादा पूछा जाना है। तो पीटर वेनेंसन की द्वारा जो है इसकी
स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न नंबर पूछा गया 58 है, इतिहास के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्रोतों पर विचार करना है और बताना है कौन सा स्रोत हमें गुप्त इतिहास का अध्ययन करने में मदद करता है। गुप्त इतिहास, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है, कालिदास की रचनाएं हो जाती हैं, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस है, राजशेखर की काव्य मीमांसा। इन सब ऐतिहासिक स्रोतों पर जो है गुप्त इतिहास का जो है अध्ययन करने में मदद मिलती है। यहाँ पर सभी होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है, उपर्युक्त सभी। बाकी डिटेल आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है कि जो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। और यह शिलालेख जो है वो लिखा किसने था इलाहाबाद, तो वो हरिसेन रहे हैं। किसने लिखा था, हरिसेन जो है लिखे, तो हरिसेन ने लिखा था इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। कालिदास की रचनाएं, इनकी जो ज़्यादातर प्राचीन है प्रसिद्ध रचना जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम को माना जाता है, जो कि संस्कृत भाषा की एक महान कवि कालिदास रहे। काव्य मीमांसा जो राजशेखर की, इसमें जो है गुप्त काल के काव्य व साहित्य के विषय में जानकारी मिलती है। और ये जो राजशेखर, ये जो गुर्जर प्रतिहार शासक थी महेंद्रपाल, उन्हीं की दरबारी थे। ये मुद्रा राक्षस है जो कि विशाखदत्त की है, और यह मुख्यतः जो है प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है मुद्रा राक्षस, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बीच राजनीतिक जो चातुर्य और शक्ति संघर्ष रहा उसी को दर्शाता है। हालांकि यह नाटक जो है सीधे गुप्त काल से संबंधित नहीं, फिर भी इसमें कुछ ऐसे अंश हैं जो गुप्त काल के बारे में बताते हैं। तो सभी के सभी यहाँ राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न 59 नंबर है, एक भारतीय एथलीट जिसे लोकप्रिय रूप से पॉकेट डायनमो के नाम से जाना जाता है, पॉकेट डायनमो, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा खासाबा दादा साहिब जाधव, जो कि एक भारतीय एथलीट थे जिन्हें पॉकेट डायनमो के नाम से जाना जाता है, पॉकेट डायनमो के नाम से, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता थे। और वर्ष 1952 में हेलेंसिकी ओलंपिक में फ्री स्टाइल कुश्ती में जो है ये कांस्य पदक इन्होंने जीता था। अगला है कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय गुरुग्राम, गुड़गांव है ना, गुड़गांव में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में है। इसकी स्थापना है वर्ष 2013 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और यह अक्षय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त शासी संस्थान है, जिसका उद्देश्य भारत में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करना और सौर ऊर्जा के लिए राष्ट्रीय संसाधन केंद्र के तौर पर काम करना है। तो नेशनल सोलर इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी हेडक्वार्टर है कहाँ, गुरुग्राम, हरियाणा में। कब स्थापना की गई, 2013 में। अगला है सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व अक्सर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, राजस्थान में लोकेटेड। और डीप जानो तो अलवर जिले में होगा। अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है ये सरिस्का टाइगर रिजर्व। 1955 में वन्यजीव अभ्यारण्य और 78-79 में जो है इसे वाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। जो नागार्जुन सुरशैलम है, ये जो कि भारत का, चलिए इतना ही जानो, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने की है। कोशिकाओं की खोज जो है वो सबसे पहले किसने की है। राइट आंसर होगा कोशिका की जो खोज की गई वर्ष रहा है 1665। कौन सा, 1665। और खोजकर्ता थे रॉबर्ट हुक। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर बनेगा। रॉबर्ट हुक ने कार्क की पतली परत को सूक्ष्मदर्शी से देखा था और उसमें जो मधुमक्खी थी, मधुमक्खी जैसी संरचना देखी गई थी, जिसे उन्होंने शेल नाम दिया था, कोशिका। और कोशिका को ही, यानी सेल्स को जो है कोशिका है, कोशिका को ही जीवन की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। कोशिका में मुख्य रूप से जो केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है और कोशिका भित्ति है, ये सब पाई जाती हैं। अगला प्रश्न नंबर है 63 है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। प्लेटें दे रखी हैं और ये जो है किनके किनके बीच है। पहला यहाँ पर दिया है कोकोस प्लेट। तो कोकोस प्लेट आपको मिलेगी मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच। तो यहाँ पर जो है एक आपका 3 होगा, माफ कीजिए, एक आपका 2 होगा। नाजका प्लेट दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच होगा, तो बी का यहाँ पर 1 होगा। अरेबियन प्लेट आपको मिलती है सऊदी अरब के अधिकतर भूभाग, तो यहाँ पर आपका सी का जो है वो 4 होगा।
फिलीपींस प्लेट की बात करोगे तो ये सीआई और प्रशांत ने बिल्कुल इसने सही मिलाया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा वो होगा 2143। 2143 यानी ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। सिक्सटी थ्री हो गया। इसके बाद आपका 64 है। सातवाहन वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन जो है वो सत्य है। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो थे राजा सीमुक। कौन? राजा सीमुक थे। तो पहला आपका सही हो गया। और जो सातवाहन वंश इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, ये भी आपका सही हो गया। 1 और 2 सही हो गया। तीसरा है कि इस वंश के 7वें राजा कौन से? 7वें राजा हला ने संस्कृत भाषा में गाथा सप्तशती लिखी थी। तो यहाँ पर 7वें की जगह अगर होता 5वें तब ये सही होता, क्योंकि इस वंश के 5वें राजा थे हला या सालिवाहन। इन्होंने संस्कृत भाषा में गाथा सप्तशती लिखा था। तो यहाँ पर पहले, दूसरे, तीसरे, 7वें इस तरह पूछ भी लिया है ना। तो इतना आप डिटेल पूछ लिए। तो 5वें राजा थे ना कि 7वें, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो गया। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो सातवाहन वंश जो कि महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद जिला है, वहाँ पर आपको गोदावरी नदी है, उसी के किनारे जो ये वसा था सातवाहन वंश। प्रतिष्ठान को पैठन के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो सातवाहन वंश के जो राजधानी थी प्रतिष्ठान थी, और प्रतिष्ठान को पैठन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा सातवाहन वंश की सबसे जो प्रतापी राजा थी, अब जानते हो गौतमी पुत्र शातकर्णी थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 65 है। एम्फैटासिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन बताना है कौन सा सही है। एम्फैटिया, तो एम्फैटिया के बारे में, तो एम्फैटिया आप जानते हो एक तरह की ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति को सचेत रूप से जो है मानसिक छवियाँ बनाने में जो है वो दिक्कत होती है, जिसको कि आप कह सकते हो माइंड ब्लाइंडनेस। दिमाग में कुछ होता है ना, माइंड ब्लाइंडनेस। तो इसमें व्यक्ति अपने दिमाग में दृश्य, श्रवण या अन्य संवेदी छवियाँ जो है वो नहीं बना पाता है। तो पहला स्टेटमेंट है ये मानसिक दृश्य चित्र बनाने में असमर्थता। तो पहला बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट है इसमें इसे जो है पहली बार 1880 के दशक में फ्रांसिस गैल्टन ने देखा था। तो यह स्टेटमेंट भी आपका सही है। इस स्थिति वाले व्यक्ति अपने दिमाग में चित्रों की कल्पना नहीं कर पाते हैं। तो सभी के सभी जो स्टेटमेंट दिए हैं बिल्कुल सही है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बनेगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न नंबर है 66 है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 है। ऑप्शन ए राइट आंसर है ना। तो काफ़ी फेमस है, आपको याद ही होगा। तो जलियांवाला बाग जो हुआ था, जिसमें कि जो ब्रिगेडियर रहे जनरल डायर, उन्होंने ही गोली चलाने का आदेश दिया था, जो कि जलियांवाला बाग में शांतिपूर्वक लोग बैठे हुए थे, जिसमें कि हज़ारों लोग जो है निहत थे, है ना, थे, महिलाएं भी थी, बच्चे भी थी। उसमें जो है गोली चला के मार दिया गया, जो कि लोग रोलक एक्ट के ही विरोध में जो है शांतिपूर्ण धरना अपना वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यही घटना है जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से है। तो ये ब्रिगेडियर जनरल डायर रहे हैं, और फिर जो ऊधम सिंह रहे वहाँ से बाद में बदला लेने के लिए जो है ये जाने कि वही ब्रिगेडियर जनरल है, लेकिन वो नाम था उनका जनरल डायर, जो कि 1940 में जो है उनको हत्या कर दी थी जनरल डायर, क्योंकि डायर के नाम लगा था सर। तो डायर देख के कन्फ्यूज हो 1940 में जाके उनको ही उड़ा दिए ऊधम सिंह। मारना चाहिए था किसको? ब्रिगेडियर जनरल डायर को। ये आप हिस्ट्री पर आगे देखते हैं। वायुमंडल की वह परत जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होने लगता है। वायुमंडल की कौन सी परत है जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है? तो वायुमंडल की जो मध्यमंडल है, कौन सी? मध्यमंडल, तो मेसोस्फीयर जो है आपका। तो मध्यमंडल में परत जो है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान कम होता जाता है। मध्यमंडल जो है वो समताप मंडल के ऊपर होता है, जो कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। कुल आप 5 तरह के जो है वो मंडल भी पढ़ते हो वायुमंडल में, है ना। तो शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य और आयन और वायुमंडल है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहा? मध्यमंडल। ऑप्शन डी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। रामसर स्थल एक पूछा गया था, तवा जलाशय। तवा जलाशय किस राज्य में है? एमपी में है। ये करंट से संबंधित रहा है ना, क्योंकि इसको जो है रामसर स्थल के रूप में वर्ष 2024 में जो है इसको
शामिल किया गया। अपने यूपी में 10 रामसर स्थल है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु 18 है ना। टोटल है आप कितने 85। आगे देखते हैं तो लेटेस्ट वाले जो है वो करंट से संबंधित पूछ लिया गया। 69 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है? हर्षवर्धन द्वारा। रत्नावली है किसकी? रत्नावली भी हर्षवर्धन की है। रत्नावली यहाँ उन्होंने लगाया है जो कि गलत होगा, तो रत्नावली भी है। प्रियदर्शिका है, नागानंद है, कादम्बरी नहीं होगी। कादम्बरी है किसकी? कादम्बरी जो है ये कई बार आपसे पूछा भी जाता है, बाणभट्ट की है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न, एंटी सीरम एक सीरम होता है ना, तो जिसमें होता क्या है? तो एंटी सीरम एक सीरम है जिसमें एंटीबॉडी होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न 71 नंबर है, ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? ग्लोबल, तो तीसरा जो ग्लोबल फ्रेट शिखर सम्मेलन का आयोजन रहा 18 नवंबर 2024 को दुबई में आयोजित हुआ था। अगला 72 नंबर है, प्रश्न है राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे, ये हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। तो जो प्रसिद्ध गणितज्ञ रहे श्रीनिवास रामानुजन की जयंती संबंधित है ये, उन्हीं के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। उनका जो जन्म रहा है वह 22 दिसंबर 1887 ईस्वी में तमिलनाडु राज्य में हुआ था। वर्ष 2024 की जो थीम थी वो थीम थी गणित। क्या थी? गणित, नवाचार और प्रगति का पुल। नवाचार और प्रगति का पुल। अगला प्रश्न नंबर 73 है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न था कि चैट जीपीटी किसके स्वामित्व में है? चैट जीपीटी इज ओन्ड बाई, राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ओपन एआई। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब है। चैट जीपीटी ओपन एआई की स्वामित्व में है। यहाँ पर चैट हो गया और जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो जी से हो जाता है जेनरेटिव, पी से हो जाएगा प्री ट्रेंड ट्रांसफर। तो कोई भी जो है अनुरोध आप करते हो तो उसके लिए प्रतिक्रिया देगा। तो अनुरोधों को कैसे संसाधित करता है और प्रतिक्रियाएं तैयार करता है। चैट जीपीटी को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया स्थित एक शोध प्रयोगशाला में जो है वो डेवलप किया गया था। चैट जीपीटी को कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में स्थित एक प्रयोगशाला में। अगला प्रश्न है, गंगा सागर मेले का जो आयोजन है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गंगा सागर मेला, तो यह आप जानते हो मकर संक्रांति पर है और यह पश्चिम बंगाल में लगता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बनेगा। तो याद रखिएगा, गंगा सागर मेले का आयोजन जनवरी महीने मकर संक्रांति के आसपास होता है और जो मेला है ये पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर लगता है। और गंगा जो सागर मेला है यह कुंभ के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ मेला माना जाता है। तो कुंभ अपने उत्तर प्रदेश में चल ही रहा है 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं जो खोज की थी वो किसने की थी? भीमबेटका की गुफा की खोज किसने की थी? राइट आंसर यहाँ पर बनेगा डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर। वीएस वाकड़कर, वीएस यानी विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने 1957-58 में सिर्फ जो है भीमबेटका गुफाओं की खोज की थी। और भीमबेटका जो गुफाएं वो है कहाँ पर, किस राज्य में लोकेटेड? यह एमपी में। कहाँ? एमपी में। एंशिएंट हिस्ट्री में भी आप पढ़ते हो ना, कहाँ पर है? एमपी में है, रायसेन जिला डिस्ट्रिक्ट में। और भीमबेटका की गुफाओं को जो है वर्ष 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जापान की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन? तो शिगेरू इशिबा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ही राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये पहले जो है इससे पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले ये रक्षा मंत्री भी रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जापान की जो पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा थे वो जापान की वर्तमान में नए प्रधानमंत्री हैं।
और किसका स्थान लिया तो आप जानते हो इसके पहले जो थे वो फुमियो किशिदा थे। बाकी आप जानते हो जापान की राजधानी मुद्रा है, तो टोक्यो हो गया और जापान जो मुद्रा होगी वो येन है। कौन सी है मुद्रा? येन है। ठीक है, तो येन भी जो है आप कह सकते हैं लगभग जो है पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है वो डॉलर में, उसके बाद यूरो है, उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है वो विदेशी मुद्रा बाजार जो है किसकी है तो येन की है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर है 76 के बाद 77 होगा, हो गया 8। 78 है, UNCED का फुल फॉर्म पूछा गया था, इन्वायरमेंट से संबंधित है। तो ये आपका है फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। UNCED को जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रियो डी जेनेरियो 1992 में ब्राज़ील जो है ये आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, गरीबी कम करना है ना, पृथ्वी की जो पारिस्थितिकी प्रणाली है उनको सुरक्षित रखना है। अगला प्रश्न 79 है, प्रभुत्व के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। प्रभुत्व के नियम के बारे में, प्रभुत्व का नियम, तो प्रभुत्व का जो नियम है वो ग्रेगर जोहान मेंडल ने संकरण प्रयोगों के जरिए जो है वो खोजा था। यह जो है वंशानुक्रम का जो है पहला नियम है प्रभुत्व का नियम। प्रभुत्व का जो नियम है वो बताता है कि जब किसी जीव में किसी विशेषता के लिए दो अलग अलग एलील होते हैं तो उनमें से एक एलील जो है वो प्रभावी होता है और दूसरा जो है अपने आप क्या है, निष्प्रभावी होता है। तो यहाँ पर गुणधर्मों को असतत इकाइयों द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिन्हें कारक कहा जाता है। कारक जोड़े में होते हैं, बिल्कुल सही है। कारकों की एक असमान जोड़ी में जोड़ी का एक सदस्य दूसरे यानी प्रभावी होगा, दूसरा भी प्रभावी होता है। तो तीनों की तीनों जो बातें हैं बिल्कुल सही है। 1 2 3 यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 79 के बाद है 80 नंबर प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग के बारे में पूछा गया था। कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है अर्थात गलत कौन सा है? तो पॉलिटी से संबंधित अनुच्छेद 324 जो कि भारत के चुनाव आयोग के कार्यालय के लिए प्रावधान करता है तो ऑफिस, तो यह पहला यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। पूछा है कौन सा जो है वो गलत होगा, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर आपका सही हो गया। दूसरा है कि चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती है, तो यह भी सही है। अगला स्टेटमेंट तीसरा नंबर है कि संसद उनके वेतन का निर्धारण करती है, तो संसद करती ना कि राष्ट्रपति, तो पार्लियामेंट के द्वारा ही जो है वेतन का निर्धारण किया जाता है। चुनाव आयुक्त की कार्यालय की जो अधिकतम अवधि है, इनका जो कार्यकाल है चुनाव आयुक्त का वो 5 साल बताया गया, जो कि गलत होगा। होता कितना है, 6 वर्ष का होता है। तो यहाँ पर जो डी स्टेटमेंट है वो गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्पादों की उनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं जैसे कि गुणवत्ता और आकार के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यह प्रक्रिया जो है वो ग्रेडिंग कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो ग्रेडिंग जो कि उत्पादों की गुणवत्ता, आकार और अन्य विशेषताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटने की प्रक्रिया होती है। ग्रेडिंग में समान गुणवत्ता वाली वस्तुओं को एक ग्रेड में रखा जाता है। ग्रेडिंग की आवश्यकता तब होती है जब कंपनियां मानकीकरण की तकनीक का सख्ती से पालन नहीं करती हैं। अगला प्रश्न नंबर 82 है। 82 में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में चाकू नगरी का खिताब पाने वाला जिला कौन सा है? तो चाकू नगरी, चाकुओं का जो शहर है, रामपुर होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर बनेगा, रामपुर जो डिस्ट्रिक्ट है इसकी स्थापना जो है वो नवाब फैजुल्ला खान ने जो है की थी। ठीक है, रामपुर किस नदी के किनारे है ना, तो आप इसको ये भी मालूम होना चाहिए, जैसे अयोध्या सरयू के किनारे है, गोरखपुर राप्ती है। इसी तरह आपका रामपुर जो है वो किस नदी के किनारे है, तो ये कोसी नदी के बाएं तट पर है। कौन सी नदी? कोसी। 83 नंबर है दोस्त, वाणिज्यिक बैंकों को अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करने से पहले सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों पर सोने के रूप में बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि का जो अनुपात होता है वह क्या कहलाता है? ये बेसिक है, सिंपल इकोनॉमिक्स है, तो ये होगा आपका SLR है। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। अगला प्रश्न पूछा गया 84 नंबर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल में पूछा गया है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला आपका लखीमपुर खीरी है, ये सबसे बड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सबसे छोटा पूछा जाता एरिया में तो आपका हापुड़ हो। लखीमपुर खीरी में आपका एक नेशनल पार्क है, लखीमपुर खीरी का एरिया सबसे बड़ा है, तो 7680
वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सोनभद्र आप जानते हो जहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में एसटी पॉपुलेशन देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा एसटी, सबसे ज़्यादा एससी जो है अकॉर्डिंग टू सेंसस सीतापुर है ना। तो एसटी जो है आपका पॉपुलेशन हो या परसेंटेज हो, दोनों में सोनभद्र है। एससी में पॉपुलेशन में सीतापुर है और आपका कौशाम्बी जो है परसेंटेज में है। सहारनपुर आप जानते हो संतरे के लिए, आंवले के लिए प्रतापगढ़ है, इस तरह पान के लिए महोबा, बेसिक चीज़ें। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है, एक गांव एक उत्पाद है, एक राज्य एक उत्पाद, एक तालुका उत्पाद। तो ओडीओपी की यहाँ पर बात की गई, ओटीओपी पूछा गया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम कब लागू हुई थी? तो बात है 24 जनवरी 2018 की। 24 जनवरी 2018 को ही उत्तर प्रदेश में जो है वो जो आपका उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो प्रारंभ हुआ है। पहली बार 2018 में ही मनाया गया था। इसी दिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जो है वो लागू की गई थी। ब्रांड एम्बेसडर जानते हो उस समय बनाया गया था आपके जो वर्तमान में मंडी की सांसद हैं हिमाचल प्रदेश की, नाम क्या है? कंगना रनावत। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आप जानते हो उद्देश्य से आप पता है कि राज्य का जो विभिन्न प्रकार जैसे हस्तशिल्प, रेडीमेड कपड़े हो गए ना, चमड़े के उत्पाद, इन सबका जो घरेलू उत्पादन उसको क्या है? प्रोत्साहन देना है। अगला यहाँ पर है जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आपको मालूम होना चाहिए कौन किस जिले के लिए जो है किसको नामित किया गया है, किस प्रोडक्ट को, किस उत्पाद को। मिलान करने को भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक बाजार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा गया है। प्राइमरी मार्केट के बारे में, प्राइमरी मार्केट, तो प्राइमरी मार्केट आप जानते हो ऐसी बाजार होती है जहाँ पर नई जो है सिक्योरिटीज़ यानी जो प्रतिभूतियाँ हैं वो जो है नई सिक्योरिटी जो है वो कंपनी के द्वारा जारी की जाती हैं, जिसमें सीधे जो है इन्वेस्टर जो होते हैं सिक्योरिटीज़ उनको दी जाती है, बेची जाती है, उनसे पैसा लिया जाता है। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दिया है कि प्रतिभूतियाँ कंपनी द्वारा निवेशकों को सीधे बेची जाती हैं या किसी माध्यम से भी बेची जाती हैं। तो सीधे, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि प्राथमिक बाजार में केवल प्रतिभूतियाँ यानी जो सिक्योरिटीज़ हैं उनकी खरीद होती है और वहाँ प्रतिभूतियों को बेचा नहीं जाता है। तो यह स्टेटमेंट भी आपका क्या है? सही है। अगला है कि कीमतें जो है कंपनी के प्रबंधन द्वारा निर्धारित और तय की जाती हैं। तो ये भी आपका सही है, कंपनी ही डिसाइड करती है। अगला है कि एक निश्चित भौगोलिक स्थान होता है। तो निश्चित भौगोलिक स्थान नहीं होता है। अपने मान ली इंडियन कोई कंपनी है बेचना चाह रही, विदेशी भी इन्वेस्ट कर देते हैं ना, तो कंपनी की क्या पॉलिसी, उसका मेमोरेंडम क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है कंपनी, उस पर डिपेंड करता है। तो ये निश्चित भौगोलिक स्थान इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यही ऑप्शन आपका जो है गलत दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी आपका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न नंबर है 87 है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा? आपसे पूछा गया था उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला। तो अपना जो उत्तर प्रदेश है सबसे जो पूर्वी है वो बलिया है, सबसे पूर्वी जिला बलिया। सबसे पश्चिमी जिला जो है वो आपका शामली है, सबसे पश्चिमी। तो पूर्वी हो गया, पश्चिमी हो गया। साउथ का चले जाएंगे, सोनभद्र का जिला होगा जो चार तरफ राज्यों से घिरा हुआ है, तो सोनभद्र है। सबसे उत्तरी जो सहारनपुर है, हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश का एक जिला टच करता है, सीमा बनाता है, वो सहारनपुर है। तो सबसे ऊपरी जो है वो आपका सहारनपुर होगा, यानी उत्तरी है ये, सबसे उत्तरी। ये सबसे दक्षिणी है, ठीक है। तो ईस्ट सबसे उत्तरी है, नॉर्थ में है, ये सबसे साउथ है, और ये आपका वेस्ट है। तो यहाँ पर पूछा सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी शामली ऑप्शन यहाँ पर ही राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 88 है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान राज्यों और उनकी राजधानियों के बारे में गलत मिलान की पहचान करनी है। तो आप जानते हो 16 महाजनपद थे, उनकी राजधानियाँ थीं। तो 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश से ही संबंधित हैं, तो उनसे संबंधित यहाँ पर पूछा गया। तो मगध का यहाँ पर गिरिब्रज बिल्कुल सही, वत्स की कौशाम्बी ये भी सही है, कुरु की जो है इंद्रप्रस्थ, काशी की वाराणसी हो, वाराणसी की काशी, और मथुरा सूरसेन रही है। तो यही आपका गलत है, ठीक है। तो काशी का क्या वाराणसी होता तब सही होता, सूरसेन मथुरा होता तब सही होता। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन आपका डी सही जवाब बनेगा, ये गलत है। अगला है 89 नंबर है। उत्तर प्रदेश की माता टीला बांध का निर्माण। तो माता टीला जो बांध
किस नदी पर है? सिंपल सी बात है, बेतवा पर है, ललितपुर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया था 90 नंबर है, उत्तर प्रदेश ही स्पेशल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन इन करंट का प्रश्न रहा है, और ये आयोजित जो किया गया था वो लखनऊ में। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बनेगा। ठीक है, यारों में भी इससे संबंधित पूछा गया है। उस समय मोदी आए थे उद्घाटन करने, 10 फरवरी 2023 की बात है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को 2024 में भौगोलिक संकेत GI का दर्जा दिया गया? 2024 पूछा गया है। अमरोहा ढोलक की बात की जाए, मैनपुरी तरकसी है, संभल हार्न क्रॉफ्ट है, सभी को सभी जो है दिया गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बनेगा। तो वर्ष 2024 में पूछा गया, और 2024 में जो है यूपी के 6 जो उत्पाद हैं उनको GI टैग दिया गया था। उनमें से ये अमरोहा ढोलक, मैनपुरी तरकसी, संभल हार्न क्रॉफ्ट। इसके अलावा आपका तिरंगा बर्फी, थारू कढ़ाई है ना, बेंत बांस शिल्प, जरदोजी शिल्प, हैंड ब्लॉक, ये सब शामिल रहे हैं। GI टैग आप जानते हो एक ऐसा दर्जा होता है जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित उत्पाद को दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया, कछुआ वन्य जीवन अभ्यारण्य के बारे में पूछा गया, और ये करंट का काफ़ी अच्छा खासा प्रश्न रहा है। स्टेटमेंट उठाकर पूछा दिया है। पहला पूछा गया स्टेटमेंट कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, वन्य जीवन जीवन। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश हिंदी थोड़ा रहता है, तो है ना, तो आप इंग्लिश को ही सपोर्ट करिएगा। जो प्रश्न आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहे हैं या हिंदी में कुछ मिसप्रिंट है तो आप इंग्लिश को वरीयता दीजिएगा, यह मानना होता है, चाहे वो PCS हो चाहे वो UP-SSC हो। तो कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो बारे में यहाँ पर पूछा गया, तो यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है, बात बिल्कुल सही। और यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी सही है, पहला सही। दूसरा सही, कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था। तो यहाँ तो सभी कथन आपके सत्य हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी आपका सही जवाब बनेगा। इसके अलावा जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य कछुआ है वाराणसी जिले में, तो यहाँ पर जो गैंगेटिक डॉल्फिन है और जो अन्य जो जलीय जानवर उनके लिए यह प्रसिद्ध है। कछुआ जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये बात है 21 यानी कह सकते हैं कि ये 1989 की बात है। 1989 में जो है इसको जो है कछुआ अभ्यारण्य जो है घोषित किया गया था, और ये देश का जो है पहले मीठे पानी का कछुआ अभ्यारण्य है। आगे बढ़ते हैं, 93 नंबर है। पिछला प्रश्न प्राइमरी मार्केट था, ये फाइनेंशियल मार्केट का है। वित्तीय बाजारों के कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और कौन सा कथन सही है यहाँ पर बताना है। तो जो वित्तीय मार्केट है, जो वित्तीय बाजार है, वहाँ पर कैसी व्यवस्था है? तो वित्तीय बाजार आप कह सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था होती है जो लोगों को वित्तीय प्रतिभूतियाँ, जैसे कि शेयर हो जाता है ना, बॉन्ड है, तो ये जो सिक्योरिटीज़ हैं, इसके अलावा कुछ गुड्स हो जाते हैं, जैसे कि मूल्यवान जो धातुएं, सोना चांदी, न कृषि उत्पाद हो गए, अन्य प्रकार सामान के क्रय विक्रय की जो है वो सुविधा देता है जो फाइनेंशियल मार्केट होता है। पहला है कि बचत जुटाना और उन्हें सबसे अधिक उत्पादक उपयोगों में लगाना। तो फाइनेंशियल मार्केट में जो कार्य उनके बारे में, तो पहला स्टेटमेंट सही है। मूल्य खोज को सुविधाजनक बनाना है ना, मूल्य खोज को सुविधाजनक बनाना। इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, पहला दिया है कि क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो टर्म होते हैं आपको हिंदी इंग्लिश में जो होते हैं वो जल्दी समझ में आते हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड्स चैनलाइंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस है। फैसिलिटिंग प्राइस डिस्कवरी, तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट सही हो रहे हैं। इसके अलावा है आपका तीसरा कि वित्तीय परिसंपत्तियों को तरलता प्रदान करना है, यानी प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स है। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन है। तो सभी की सभी जो बातें बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 1, 2, 3 और 4। तो इकोनॉमिक्स के और भी प्रश्न पूछे गए। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटीज़ के बारे में निम्नलिखित में विचार करना है आपको, और उपयुक्त में से जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटीज़ हैं उपरोक्त में जो दिए गए हैं वो आपको बताना है कौन कौन से हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटीज़, कॉल मनी की बात की जाए तो पब्लिक से पैसे मांगा जाता है, कॉल मनी होती है। कॉल मनी है, ट्रेजरी बिल है, कमर्शियल पेपर हो गया, ट्रेड बिल है, जैसे कि आपका बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, ये सब है ना ट्रेड बिल। तो इन सभी का जो है वो यूज होता है। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटीज़ के बारे में सभी जो दिए गए इंस्ट्रूमेंट हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, वो संबंधित है। तो 1, 2, 3 और 4 राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अगला प्रश्न है 95 नंबर है। भारत का जो पहला स्टॉक एक्सचेंज है वो किस वर्ष में स्थापित किया गया था? भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज वर्ष 1875 ईस्वी में स्थापित किया गया था। स्टॉक एक्सचेंज आप जानते हो ऐसा बाजार होता है जहाँ
पर जो है सरकारी निकायों के साथ साथ जो सार्वजनिक और नगर निकाय द्वारा जारी किए गए जो सिक्योरिटीज़ हैं, बॉन्ड हैं, उनको बेचने और खरीदने के लिए जो है स्टॉक एक्सचेंज संचालित होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज वर्ष 1875 में स्थापित किया गया था, भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज है कौन सा, है ना। तो बेसिक जो करंट से रिलेटेड जो बेसिक टर्म इकोनॉमिक्स हैं वो आपसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। सेबी के विनियामक कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है ना। तो जो रेगुलेटरी फंक्शन है सेबी का, उसके बारे में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है दलालों और उपदलालों तथा बाजार में अन्य खिलाड़ियों का पंजीकरण, सामूहिक निवेश योजनाओं और म्यूचुअल फंडों का पंजीकरण, तो म्यूचुअल फंड भी हो गया। कंपनियों द्वारा अधिग्रहण बोलियों का विनियमन, अधिनियम के यानी जो सेबी अधिनियम है इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुल्क या अन्य शुल्क लगाना। तो जो अधिनियम है उसका जो उद्देश्य है उसको लागू करवाना है, उसके लिए जो शुल्क है उसको भी क्या है लगाना होता है। नियम को फॉलो नहीं करोगे तो ये सब बातें हैं। तो यहाँ पर सही स्टेटमेंट सभी है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही जवाब बनेगा। 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न करंट का पूछा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है। वैदिक 3D संग्रहालय तो ये आपका वाराणसी में है ना। वाराणसी में कहाँ पर, तो डॉक्टर जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है वहाँ पर जो है 3D संग्रहालय बनाने की घोषणा यूपी सरकार ने की है। और ये जो संग्रहालय है वो भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य से संबंधित होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष में किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन वर्ष है 2004। 2004 में गठन किया गया था। 13 अगस्त 2004 को उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था। और एक्ट भी आपसे वही होगा तो 2004 ही एक्ट होगा, ईयर का है ना। तो प्राधिकरण को जो है जो एक्ट रहा 2004 का उसके तहत है ये। इसके अलावा प्राधिकरण को जो PPP मॉडल है यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर जो है शुरू किया गया था। और इसकी जो चेयरमैनशिप है, जो अध्यक्षता है वो माननीय मुख्यमंत्री ही करते हैं उत्तर प्रदेश के। वर्तमान में है कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिए पहला यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था। पहला जो हुआ था यूपी इन्वेस्टर समिट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा किस वर्ष है, वर्ष 2018 में। ऑप्शन यहाँ पर आपका, तो उस समय नए 2017 में बने था और उस समय प्रचार प्रसार था है ना यूपी इन्वेस्टर का, उसी समय हुआ था 2018 में लखनऊ में। जगह पूछी जाती तो यहाँ पर क्या होता, लखनऊ। अंतिम प्रश्न पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का जो धान का कटोरा कहा जाने वाला जिला है ना वो है कौन सा। तो उत्तर प्रदेश का धान का जो कटोरा है वो वाराणसी से जो अलग होकर जिला बनाया गया था चंदौली 1997 में ये जिला बना था बनारस से अलग होकर के। तो ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट है। तो चंदौली डिस्ट्रिक्ट को, चंदौली जिले को उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाने वाला जिला है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इसी तरह आपने पूरे के पूरे 100 जो प्रश्न रहे वो कंप्लीट कर लिए। तो आप इस वीडियो को देखकर आपको पता चला होगा कि जो UPSSC की जो अपकमिंग आपकी वैकेंसी वाला जो पेपर है, जैसे कि आपका 5512 है और 3382 वाली पोस्ट का 5512 3382 है ना, जो 2702 रही उसको बढ़कर कितना हो गया 3382 पोस्ट हो गई हैं। तो इनके लिए जो पेपर बनने वाला है वो इसी तरह होगा, जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसी पैटर्न पर, और 5 ऑप्शन वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे है ना। ABCD अब ई भी आना रहा है UPSSC के द्वारा। तो ऐसी ही वीडियो आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है साथ ही साथ 100 प्रश्नों की जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको मिलता रहेगा। वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। और आपको अपडेट रहने के लिए टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है @ऑनलाइन स्टडी किंगडम ऑफिशियल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।